लीडर हैं पंजाब के बार अब्दुलरहमान लोधी हैं। अब्दुलरहमान लोधी जो है जी, ईटो फाउंडेशन है एक, जो गुजरात से स्टार्ट हुई थी और अब गुजरात, गुजरांवाला, झेलम और इस्लामाबाद में इनके स्कूल्स हैं जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस को फ्री ऑफ कॉस्ट टीच करते हैं, ताकि उनमें भी एक एजुकेशन का रुझान आए, उनको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिले। फिर उसके बाद सैयद अब्बास ज़ैदी हैं। सैयद अब्बास ज़ैदी को आप लोग बाय नेम तो नहीं जानते होंगे, बट उनके काम से ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद की जो ऑनलाइन मैपिंग की गई है वो सैयद अब्बास ज़ैदी और उनकी टीम की तरफ से की गई है। और एग्रीकल्चर की दुनिया में भी ये पाकिस्तान में बहुत एक इनोवेशन ला रहे हैं और बहुत एग्रीकल्चर्स और फार्मासिस्ट की कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं, उनकी ग्राउंड मैपिंग में, और उनकी डिफरेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जैद खान हमारे साथ मीटिंग में भी सामने ही है। जैद खान जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया से बिलोंग करते हैं जी। मोहम्मद जैद खान सब कराची से बिलोंग करते हैं और आईबीए के बड़े एक होनहार स्टूडेंट भी हैं। और इनका जो स्टार्टअप है वो डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड है, और अभी उसके साथ साथ ये गेमिंग की, या मैं बोलूँ शॉपिफाई स्टोर की एक दुनिया में भी काम कर रहे हैं, और उसमें इनोवेशन ला के पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को या गेम्स को प्रमोट करें इंटरनेशनली। मौज़म अली मिर्ज़ा हमारे साथ, जो कि प्रॉपर्टी की दुनिया के एक बड़े इनोवेटिव पर्सन है। पाकिस्तान, गुजरात से बिलोंग करते हैं ये सर, लेकिन इनको गुजरात में रहते हुए जो इन्होंने रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, अपने लिंक्स क्रिएट किए हैं, वो बहुत माइंड ब्लोइंग है सर। इन्होंने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, गुजरांवाला, झेलम, कारियाँ, इवन इंटरनेशनली भी इन्होंने अपने लिंक्स क्रिएट रखे हुए हैं। और कोई बंदा अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, कोई अपने आप को इशू, इस तरह के इश्यूज में देखता है और उसको सोल्यूशन चाहिए, तो द मेन गाय इज हेयर। ये जनाब आपके इंटरनेट की दुनिया के थ्रू आपके सारे मसले कवर अप कर देंगे। फिर नुमान अब्दुल्ला साहब हैं सर, अमेजोन के आई थिंक उन लोगों में से, अमेजोन की दुनिया में से, जिन्होंने एक काफ़ी मज़ेदार सी इनोवेशन लाई है और पाकिस्तान को दुबई के लेवल तक प्रमोट करने की अमेजोन पे कोशिश की है, और कामयाब भी बहुत हद तक रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद मोहसिन है। मोहम्मद मोहसिन एक टैक्स फर्म, मोहम्मद मोहसिन भी कराची से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नुमान अब्दुल्ला बिलोंग करते थे। और मोहम्मद मोहसिन का जो स्टार्टअप है वो लॉ से रिलेटेड है, टैक्स फर्म है बेसिकली एक, लेकिन ये एक ऐसी टैक्स फर्म है जो कि आपको इंटरनेशनली भी रजिस्टर्ड करवा देगी और आपको पाकिस्तान में भी रहते हुए रजिस्टर्ड करवा देगी। और इनका जो सेटअप है, इन्होंने भी काफ़ी पहले 2017 में अडॉप्ट कर लिया था ऑनलाइन की इंटरनेट की दुनिया को, और उसकी जो सर्विसेज हैं उनको काफ़ी एक अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए स्टार्टअप्स को इंटरनेशनली रजिस्टर्ड भी करवाया है, कंपनीज को रजिस्टर्ड करवाया, और अभी आईबीए के कंसल्टेंट भी हैं ये, आईबीए के इंक्यूबेशन के। उसके अलावा सोहेल महमूद साहब हैं हमारे साथ। सोहेल महमूद भी कराची से बिलोंग करते हैं, और रिसेंटली जो एनआईसी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का स्टार्टअप कंपटीशन हुआ है वो इन्होंने पाकिस्तान लेवल पे जीता है, और डॉक्टर आरफ अलवी साहब से अवार्ड भी लेके आए हैं। बाकी वो अपना इंट्रो खुद देंगे। उमर हसन साहब हैं। उमर हसन भी कराची से बिलोंग करते हैं, और इनका जो स्टार्टअप है वो, उसका नेम बड़ा मज़ेदार है, खुद मुहाफिज। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिम करते हैं और काफ़ी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ फिटनेस पे फोकस करते हैं। आपको कोई मसला पेश आ जाए तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? जैसे कि कराची में बड़े मसले हैं, आजकल तो लाहौर में भी बहुत हैं। तो इन्होंने लोगों को पर्सनल लेवल पे मार्शल आर्ट बनाने की जनाब कोशिश की हुई है कि लोग खुद अपनी हिफाजत खुद करें। उसके बाद मोहम्मद सफ़वान है। इनका स्टार्टअप शूज़ से रिलेटेड है, और इन्होंने भी 2017-18 में अपना स्टार्टअप शुरू किया, और प्लान 9 में ये भी सिलेक्ट हुए। वहाँ से इनकी एक बिल्कुल नई बिजनेस जर्नी शुरू हो गई, और इनका स्टार्टअप बेसिकली शूज़ से रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया, आप घर बैठे बैठे अपने शूज़ अपने साइज़ के और अपने शौक के मुताबिक जनाब हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद असद हैं। इनका जो स्टार्टअप है ये भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। इनके स्टार्टअप में ये है कि जो फार्मर्स हैं उनको अक्सर मसला आता है कि बिजली का मसला आता है, उनको अपनी फसल को पानी देना होता है, तो बिजली नहीं आती और उनको सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है या लेट नाइट जाना पड़ता है। गाँव के इलाकों में लेट नाइट जाना काफ़ी ख़तरनाक भी होता है। तो इन्होंने एक ऐसी ऐप क्रिएट की है और एक ऐसी मशीन क्रिएट की है जो आप घर बैठे बैठे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और आपको ऑटोमेटिकली बल्कि वो बता देगी कि अब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई है, लाइट आ गई है या चली गई है।
उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला है और और फारिस रियाज हैं। ये दोनों उधार बाज़ार से बिलोंग करते हैं और ये दोनों उधार बाज़ार के बारे में बताएंगे। सो नेक्स्ट इज़ अप टू यू नुमान भाई, आप बिस्मिल्लाह करें जी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने माशाल्लाह बताया सारे बहुत अच्छे अच्छे कामों में है। हमारा भी ये जो काम है थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ईएसटीपी बेसिकली है क्या। ईएसटीपी स्टैंड्स फॉर एहसास स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, इसमें इसका मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। मैंने जो है अपना यूट्यूब का चैनल बनाया था जिसमें मैं एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां से काफी लोगों ने सीखना शुरू किया। तो फिर रमजान में मैंने जो है स्ट्रीम यार्ड पे फ्री की क्लासेस ली हैं, उसमें मैंने एसईओ और ब्लॉगिंग सिखाई है। तो जब मैं वहां पे एसईओ और ब्लॉगिंग सिखा रहा था तो मुझे काफी ज्यादा लोगों का यही शिकवा आता था कि हमारे पास और भी गवर्नमेंट के भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो है ना हमें फ्री ऑफ कॉस्ट थियोरेटिकल तो सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कोई नहीं देता। तो फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें हम लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम एसईओ, ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सारे कोर्सेज कराएंगे। तो वहां से फिर ये हमने इनिशिएटिव लिया। मेरा अपना एक ग्रुप है लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद नुमान, उसमें भी अच्छे खासे लोग थे जहाँ पे मैं ये कोर्सेज करा रहा था और अपनी यूट्यूब की भी जो मेरी ऑडियंस वहां से जो आती थी। तो वहां पे फिर हमने ये सारा सेटअप शुरू किया और नाम का जो हमने ये इसका नाम एहसास स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इस वजह से रखा क्योंकि मैं खुद खान साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर था और खान साहब के जो एहसास प्रोग्राम से उनसे मैं बड़ा इंस्पायर्ड था। तो उसी को आगे लेके चलते हुए हमने इसको एहसास का नाम दिया क्योंकि हमारे कोर्सेज भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसमें फिर हमें माशाल्लाह से काफी अच्छे लोग मिले। हमारे पास पाकिस्तान के टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें ये सफिया मलिक हैं जो भी इस सेशन में भी है, फितरत हुसैन है जो हमारी जो गूगल एडवर्ड्स की क्लासेस ले रही हैं। और जो हमारा कोर इसमें है वो एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स है। एसईओ और ब्लॉगिंग के कोर्स में जो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट 20-25 लोग क्यों सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसका जो आंसर है वो ये है कि हमारा जो मॉडल है वो हमने ये सोचा था कि हम लोग अपने जो हम एसईओ एंड ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसमें ये होता है कि जब आप अपने ब्लॉग्स बनाते हैं तो लेटर ऑन फ्यूचर में आपको वहां से गूगल एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग आती है। तो हमने ये सोचा कि हम जो अपने ब्लॉग्स बनाएंगे और जो लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे उनको जब हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे तो उनसे हम जो है वो काम लेंगे, यानी कंटेंट भी लेंगे, बैकलिंक जो भी एसईओ की सर्विसेज है वो भी लेंगे। और वो हम उनसे कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको अगर 3 महीने का कोर्स कराएंगे तो फिर हम आपसे पैसे नहीं ले रहे। सेम कोर्स अगर आप बाहर कहीं से करें तो आपको 50,000 रुपीज जो है इसकी कॉस्ट पड़ती है, जो कि अच्छी लेवल पे ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो हमने यही कहा कि फिर हम अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक 50,000 का कोर्स दे रहे हैं तो उसके बदले आपको हमें सर्विसेज देनी होंगी। तो उस बेस पे फिर जो भी हमारे साथ वो एक एग्रीमेंट करके आता है हम उससे काम ले रहे हैं। हमारा पहला बैच वो तकरीबन एंड होने वाला है, सेकंड बैच की हमने एप्लीकेशन हमारी पड़ी हुई है। और उस बेस पे हमारा ये चार है। एक तो एसईओ और एडवर्ड्स का चार है, सॉरी एसईओ एंड ब्लॉगिंग का एक ही कोर्स है, उसमें एसईओ, कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग हम करा रहे हैं। दूसरा जो हमारा इसके साथ पैरेलल कोर्स चल रहा है वो गूगल एडवर्ड्स का कोर्स है जिसकी ओवर द वीकेंड क्लासेस होती हैं, मैडम फितरत हुसैन ले रही हैं। और तीसरा हमारा एमएस वर्ड का कोर्स भी चल रहा है, सॉरी एमएस ऑफिस का, उसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और सारी चीज़ों हमने कवर किया हुआ है। तो ये है ईएसटीपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ये भी हमारा अभी तकरीबन फ्रेश ही है। हमने जो मैंने यूट्यूब तो दिसंबर में स्टार्ट किया था। ईएसटीपी का जो हमारा मॉडल है ये तकरीबन 3 महीने हुए हैं, लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पॉन्स है क्योंकि कोर्सेज फ्री हैं। तो हमारा जो पहला एसईओ और गूगल एड्स, सॉरी एसईओ और ब्लॉगिंग का जो कोर्स है उसमें 62 मेंबर्स ने इनरोल किया है। फिर जो हमारा था एमएस ऑफिस और वर्ड एक्सेल से रिलेटेड जो एमएस ऑफिस का था सारा का सारा कोर्स, उसमें तकरीबन 100 लोगों ने इनरोल किया। और जो हमारा गूगल एडवर्ड्स का था उसमें 250 लोगों ने। तो टोटल आप कह सकते हैं कि अराउंड 400 जो हमारे मेंबर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये 3 डिफरेंट किस्म के कोर्सेज कर रहे हैं हमारे पास। तो ये है ईएसटीपी का इंट्रोडक्शन। अब आप गौरव भाई, आपके क्योंकि ये गेस्ट आपने इनवाइट किया, आप इनको बेहतर जानते हैं, तो आप प्लीज वन बाय वन सबको जो है वो मौका दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू नुमान भाई। ओके, सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे हाशिर खान। ये टॉपिक हमारा था जिस तरह के गौर भाई ने, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले, और जितने सुन रहे हैं इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।
तो इसमें अब मैं थोड़ा सा अपना बस ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में लोगों को क्या-क्या मामलात फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग स्टार्टअप और इन चीज़ों के हवाले से, तो मेरे ख्याल में कुछ जो क्योंकि एक्सपीरियंस हर बंदे का रहा हुआ है, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा हुआ है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं ये बता रहा था कि स्टार्टअप के हवाले से कि क्यों लोगों के पाकिस्तान के अंदर जो हमारा टॉपिक है, वो क्यों जो है वो सक्सेसफुल उस तरह रेशो नहीं है या उसका मामलात ऐसे नहीं है। तो मैं जो समझता हूँ कि वो ये है, हमारे पास आइडियाज़ नो डाउट के पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है, इनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसकी रीजंस हैं, काफ़ी रीजंस हैं जो मैंने देखा, जो मेन रीजंस मेरी मेरी नज़र में जो सबसे अहम वजूहात हैं वो ये है कि एक तो नंबर एक तो हमें सबसे पहले जो है वो एक टीम नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, हमें आइडिया भी हो जाता है, वर्किंग भी ग्राउंड लेवल पे तकरीबन सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको एक अच्छी टीम नहीं मिल पाती। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले अपने लाइक माइंडेड लोग जो हैं, जो कि उतनी ही एनर्जी, जितनी एनर्जी आप उस काम में लगा रहे हैं, उतनी ही एनर्जी जो है वो दूसरे लोग उस उस प्रोजेक्ट में जो आपके टीम मेंबर हैं या को-फाउंडर हैं उस प्रोजेक्ट के साथ आप में, वो भी उतनी ही एनर्जी लगाएँ। तो फिर ही जो भी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल, जो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा। क्योंकि नहीं तो बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है, डिसहार्ट हो जाता है, तो वो प्रोजेक्ट फिर फेलियर की तरफ जो है वो चला जाता है। तो मैं ये जो पॉइंट्स हैं, ये सबसे नंबर जो है मैं इनको सबसे टॉप पे रखता हूँ कि जिनकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो दूसरा ये है कि हमें हमें सबसे पहले एक ऐसा कोई एक बनानी चाहिए, कोई सोसाइटी ऐसी बनानी चाहिए जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जितने हैं वो इकट्ठे हों। बहुत शुक्रिया कि आपने फिर भी इतनी कोशिश की और आपने ज्वाइन किया। सर आपसे जज़ाकल्लाह अल्फाज जी। प्राप्त करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। So, Zaid, you will be next. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच गौहर भाई, आपने मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आके बोल सकूँ। आप सब लोग माशाल्लाह अपनी फील्ड्स के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई होप कि मेरी तरफ से भी आप लोगों को कोई ना कोई कहीं ना कहीं वैल्यू प्रोवाइड हो सके। अच्छा, मेरा नाम पहली बात तो जैद खान एंड आई एम ए लेवल स्टूडेंट, ए लेवल ग्रेजुएट इन 2019 एंड उसके बाद मैंने एजुकेशन परस्यू करने के बजाय अपना स्टार्टअप परस्यू किया एंड द वर्टेक्स कॉर्प के नाम से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया अपने IBA इंक्यूबेशन से, वेयर आई गॉट ह्यूज एक्सपोजर फ्रॉम द लायबल पीपल, और उसके बाद मुझे वहाँ पे अच्छी नेटवर्किंग मिली एंड माय स्टार्टअप ग्रीव। बट इश्यूज जो हमारे पास, मेरा काम एक्चुअली शॉपिफाई, इट्स अ शॉपिफाई एजेंसी। हम लोग पूरे मुल्क भर में, दुनिया भर में जितने लोग हैं उनको शॉपिफाई की रिलेटेड जितनी सर्विसेज होती हैं हम सब वो प्रोवाइड करते हैं। तो जब जब मैंने इंटरनेशनल काम कर करके हमने एक पोर्टफोलियो अपना तैयार कर लिया कि वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर क्यों ना लोगों के प्राइवेट लेबल्स लॉन्च किए जाएं। लोगों को प्राइवेट लेबल लॉन्च कराने का मेरा मकसद ये था कि लोगों को, जिनकी फिजिकल बिजनेसेस हैं, जिन कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट खा गए और उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा है, उन लोगों के बिजनेस को इंटरनेट पे लेके आया जाए। जैसे बेगेलरी एक स्टार्टअप IBA की स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था, वैसे ही इसी किस्म के स्टार्टअप्स हम लोग छोटे छोटे लेवल के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि लोग अपने जो बिजनेसेस सदर के अंदर है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है उनको, वो ऑनलाइन जा सकें। हम लोगों ने उनकी वेबसाइट्स वगैरह बनवाई, उनको ब्रांडिंग एंड डेवलपमेंट में पूरी पूरी हेल्प की। लेकिन जो इश्यूज हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मैंने रियलाइज़ किए, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के बाद पाकिस्तान के अंदर जब आए, तो यहाँ पे कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, और कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है कि किस किस्म की इनोवेशन हमारे पाकिस्तान मुल्क में आ रही है और उसको किस तरीके से कंज्यूम किया जाए। सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों को इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड करना, उन लोगों को बिल्कुल फ्रेश जीरो स्क्रैच से उनको स्टार्ट करना पड़ता है एंड देन दे अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये भी कोई चीज़ है जो दुनिया भर में चल रही थी। सो बहुत कम लोग हैं जो कि इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि ग्रो करने को एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू यही है कि डेवलपमेंट, इंटरनेट डेवलपमेंट के अंदर वो बहुत पीछे है।
इंडिया और पाकिस्तान साथ अलहदा हुए थे, साथ दोनों ने अपना स्टार्ट किया था, लेकिन इंडिया हमसे काफ़ी गुना ज़्यादा ई कॉमर्स के अंदर आ गया। वेरस पाकिस्तान जो जिसकी बाउंड्रीज भी स्ट्रांग थी और दे स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, उनके अंदर भी काफ़ी ये इशू था कि उन लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई कि यार ये इनोवेशन किस तरीके से। खैर, अभी जो जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात की जाए, एक मसला सबसे बड़ा जो मुझे खुद को ज़ाती तौर पे इशू फील हुआ, वो एक मेंटोरशिप का इशू है। यहाँ पे मेंटोर्स जो हैं वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेंटोरशिप बेची जाती है, यहाँ पे मेंटोरशिप की नहीं जाती। मेंटोरशिप को जब बिजनेस बना दिया जाए, एजुकेशन को जब बिजनेस बना दिया जाए, तो वो मुल्क कभी भी तरक्की कर नहीं पाता है। वो लोग किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो जो नॉलेज है, मुझे नोमान अली भाई की जो बात काफ़ी अच्छी लगी कि 400 लोगों को ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। अलबत्ता उनके पीछे उनका एजेंडा है कि वहाँ से उनको सर्विसेज लेंगे, बट दैट इज़ बेहतरीन, दैट इज़ अमेजिंग, बिकॉज हर बंदे को एक सर्विस सीखने के बाद उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि यार ये मैं जो मैंने चीज़ सीखी है वो मैं करूँ कहाँ पे। तो नोमान अली भाई, अप्रिशिएट वट एवर यू आर डूइंग, अमेजिंग। एंड जो इशू अभी जो पाकिस्तान के अंदर इशू फील ये हो रहा है कि यहाँ पे जो भी स्टार्टअप आता है, फॉरेन फंड्स ने यहाँ से हाथ उठा लिया है। जो करीम, सुअल और ये जितनी एयरलिफ्ट जितने स्टार्टअप्स है, इनके बेसिक फेल होने का मकसद ये था कि जो फॉरेन फंडिंग जो रिसीव कर रहे थे वो इनके पास आई नहीं, और एक प्रॉपर रोड मैप इन लोगों के पास नहीं था। जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर को क्या नाम है उनका, अंजम सोहेल, वो ज़रा उसके ऊपर रोशनी डाल रहे थे कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं। तो उनका एक मेन इशू यही था कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो स्टार्ट कर रहे होते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ ले जाके ख़त्म करना है, हमारी बेसिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले कौन है, और उनको कैसे टारगेट किया जाए। तो ये इशूज़ है पाकिस्तान के अंदर जो मैंने फेस किए कुछ, और जो मैंने ऑब्जर्व किए पाकिस्तान के अंदर इशूज़ अवेलेबल हैं जिनको हमें डिप्लीट करना है। हम ही लोग बैठेंगे जो इन लोगों को ख़त्म करेंगे, हम ही लोग हैं जो अवेयरनेस को आगे बढ़ाएंगे। हम ही लोगों को चाहिए कि ऑनलाइन लोगों को इंफॉर्मेशन, नॉलेज फ्री में देना शुरू कर दें, ताकि आप जैसे लोग जो हैं उनकी नॉलेज आगे फ्री में बढ़ती जाए। इंसान को सदका करता रहना चाहिए, और सबसे बेहतरीन सदका ये है कि वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों को आगे देता जाए। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि मेरे कोई दो अल्फाज आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। आई वुड लव टू लिसन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी, खुश रहिए। Okay, ji, our next guest is Mozam Ali Mirza, and he will be talking with you about his startup journey and what he is doing right now, and about the topic as well. Thank you, Mozam. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मौसम अली है, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मैं बेसिकली जो है ना आप सब लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ माशाल्लाह। तो मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 1.5 साल से, और मतलब जो एजुकेशन है वो इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है। BBA वहाँ से मैंने किया था, 2020 का मैं ग्रेजुएट हूँ, और 1.5 साल से रियल एस्टेट में काम करूँ एज ए रियलिटर। और विद ज़ीरो रियल एस्टेट बैकग्राउंड, विद ज़ीरो रियल एस्टेट नॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक़ था मुझे, और उसके बलबूते पे मैं जो है ना मैंने अल्लाह का नाम लिया, और जो है ना इस फील्ड में मैंने कदम रखा और इसमें काम कर रहा हूँ। तो फील्ड के हवाले से अगर थोड़ा सा आपको बताऊँ, तो मैंने जो 1.5 साल और पौने 2 साल जो कि मेरा टाइम हुआ है, उसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस फील्ड में भी, रियल एस्टेट में भी। क्योंकि मैं जो है ना इंडिया की मार्केट, दुबई की मार्केट, इसके अलावा कि मैं ऑस्ट्रेलिया की मार्केट, इनके हवाले से भी मैं सर्च करता रहता हूँ और जो है ना स्टडी करता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि रियल एस्टेट किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी है ना, वन वे और अनदर ये उसकी ना एक बैकबोन है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ पर जो है ना एक वो जो ट्रेडिशनल तरीका था रियल एस्टेट का, वही चलता आ रहा था। इसकी वजह से जो है ना अभी तक यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं आई। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नई कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, जिनमें एक को तो मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगा,
जिसके जो मतलब शफीक अकबर साहब जिसकी CEO है, कंपनी का नाम है इमारात ग्रुप। ये पेरेंट उनकी कंपनी है और उनकी चाइल्ड कंपनी है एजेंसी 21, घराना और क्रॉप शो। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में। आवाज नहीं आ रही क्या? आई थिंक मौसम शायद डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, मौसम इज कनेक्टेड, उनका म्यूट हो गया। नुमान भाई काइंडली। अपॉलॉजीज यस, अपॉलॉजीज। हाँ जी, कैन आई कंटिन्यू? हाँ, यस थैंक यू। प्लीज। अच्छा, हाँ, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी, ताकि मतलब शफीक अकबर नुमान भाई। साहब जैसे लोग जो हैं वो मौसम, आई एम सॉरी अ, नुमान भाई, जी आपका जी। कंप्यूटर लाइव जा रहा है अभी, शेयर्ड स्क्रीन। जी जी वो मैंने इनका लोगो शेयर किया हुआ है जो आई वो थिंक। इनका नहीं है, वो सैयद अब्बास अली ज़ैदी का है। अच्छा सॉरी। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी मौसम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। तो मैं बता रहा था कि शफीक अकबर जैसे जो लोग हैं वो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में जो है ना, रेवोल्यूशन लाने के हवाले से। और मैं फिर भी समझता हूँ क्योंकि जब मैं कंपैरिजन करता हूँ, दूर नहीं जाती, हम इंडिया के साथ भी कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर भी रियल एस्टेट में बहुत हद तक रेवोल्यूशन आ चुकी है। बहुत नए नए स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर। और इवन रियल एस्टेट में उनके पास 2-3 यूनिकॉर्न्स हैं रियल एस्टेट के अंदर। मतलब इस हद तक वो काम कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक के साथ काम कर रहा हूँ। और इस हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, पाकिस्तान के किसी भी मेजर सिटी के अंदर अगर किसी को किसी भी हवाले से कोई इशू है तो मुझे लाजमी बताएं। आई वुड लव टू असिस्ट। ठीक है, लेट मी नो इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। और फिलहाल के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गोहर। ओके ओके, मुझे जस्ट जैद को 10 से 20 सेकंड देने पड़ेंगे। जैद ने रिक्वेस्ट किया। यस जैद, आप कुछ भूल गए थे। एक एडिशन में यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं अच्छे खासे लोगों से मिल रहा हूँ एंड आई रियली फील गुड अबाउट इट। मैं चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर मुझे उनसे कनेक्ट होना होगा तो आई वुडंट बी एबल टू कनेक्ट विद देम। सो जो जो स्पीक करता जा रहा है, आई थिंक अगर ये आप लोग बोर्ड इसको एक्सेप्ट करता है तो लोग अपना नंबर नीचे यहाँ पे दे दिए जाएं। जिन जिनको उनसे कनेक्ट होना होगा वो वहाँ से उनका नंबर ले लेंगे। ओके नुमा, जैद मैंने जो ग्रुप बनाया ना व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैं सबका नंबर शेयर कर दूंगा। ठीक है, हम्म। बिकॉज आप सब हम प्रोफेशनल्स हैं तो वैसे भी ऑडियंस है, तो मैं आप सबका नंबर उधर शेयर कर दूंगा सबकी परमिशन से। एक्चुअली इशू वो है ना, इनकी फील्ड का पता नहीं है, वहाँ पे नंबर्स तो लिखे हैं लेकिन सबकी फील्ड का पता नहीं है। तब सब वो मैं अगर डिस्क्राइब कर दूंगा। चले चले। सर ओके, क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन कोई नहीं, बस मैं एडिट करना चाह रहा था। ओके ओके, नुमान अब्दुल्ला विल बी नेक्स्ट। सो नुमान आप प्रिपेयर हो जाएं और आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। यस जी नुमान। Assalamu alaikum everyone. My name is Noman Abdullah and currently मैं UAE में reside करता हूँ and I'm running a startup known as e-commerce zone और उसके अंदर हम basically services देते हैं और मुख्तलिफ hands-on experience भी देते हैं which is free of cost. But of course any of the student or any of the trainee wants dedicatedly learn about e-commerce और उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके आ जाते हैं, let's say Amazon, Etsy, okay, so this is actually our main focus, okay, और हमारी कोशिश mostly यही होती है कि we should I'm sorry मेरी आवाज कट गई। ओके, मेनली हमारा फोकस बेसिकली जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज और या तो अगर उससे भी जो मिडिल या मैट्रिक के बोल लें वो हमारे टारगेट होते हैं टू मेक देम एबल टू जस्ट अर्न। ओके, क्योंकि हमारा ये था कि हमने ये देखा
कि most of the students are just not aware of the things जिससे वो मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं. सही है, be it any kind of skill. अब हमने ये देखा कि if we are working as a freelancer या हमें initially हम जब solo थे तो हमने ये note किया कि like most of the students या most of the those who are just studying, क्योंकि देखें आप if you go out of Pakistan तो आप ये चीज़ और करेंगे and you will be amazed to see वही हमारे पाकिस्तानी student would be working part time along with their studies. So हमारा ये था कि why would our local students not get into these stuff. So of course it takes time to just normalize things. तो इसीलिए हम भी उसी कोशिश में हैं कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, उनको इस काबिल या उनको एक पर्टिकुलर बेसिकली देखें, वही बात है कि when you bring the right resources to the right candidates तो वो तभी उस चीज़ को सही से परफॉर्म कर पाते हैं. सही है. इट्स लाइक हम ये समझते हैं कि हम एक ही चीज़ को हर पूरे आपके जो जितना भी ऑडियंस है उसको सिखाएंगे या कुछ भी है. बट ऑफ कोर्स इफ यू हैव योर नेटवर्क, इफ यू हैव पीपल अराउंड यू को आप सही से जानते हैं, सो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता कि आप उन पर्टिकुलर राइट कैंडिडेट को उस रिसोर्स से जो कनेक्ट कराएं बेसिकली. सो हमारी पूरी कोशिश होती है कि not only e-commerce, उसके अलावा भी अगर there is any kind of opportunity for the students, let's say कहीं पे if they wanna get a job or something या कहीं पे scholarship लेनी हो, so we would help them out in that. So this is actually our main focus. और उसके अलावा like we are working on many other skill sets and many other things like NFT, Web3 and all these stuff. So inshallah many other projects will be coming out in future. So इसीलिए मैं ज़रा चाह रहा था कि नेटवर्क करूँ आप लोगों के आप जैसे लोगों के साथ, so that एक अच्छी bonding हो, and then we could if there is any kind of thing we could work together. Okay, thank you so much. Numan, are you done? if there is anything that you guys would like to ask or something, or कुछ बोलना चाहें, like if there is anything that I may speak about, because to be honest, like I don't know where to start from, but this is how I said to this, कोई बात नहीं नुमान. एक्चुअली कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज आया, हाउ कैन ज्वाइन नुमान अब्दुल्ला सर. सो आप बता दें. Okay, I hope you would be giving our contacts, तो उससे आसानी हो जाएगी Yes. कि to like एक intro या वो startup का name आप उसमें mention कर ले, so that they could get in touch. So that's Yes. how you guys can get in touch. बिल्कुल, आपकी परमिशन के साथ आपकी डिटेल्स बाद में ज़रूर शेयर की जाएंगी नुमान भाई से और नुमान अली अवान से, और वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी शेयर कर देंगे और मैं भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर कर दूंगा. ओके, सो मोहम्मद मोहसिन इज़ द नेक्स्ट पर्सन, और मोहसिन भाई आपको टैक्स वन की कंसल्टेंसी के बारे में बताएंगे. ओवर टू यू मोहसिन भाई. तो हम बात कर रहे थे गौहर, हमारे बिजनेस, हमारे जो आज का मोटिव है, एजेंडा है, वो ये है कि जो स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम्स आती हैं और उस प्रॉब्लम्स को किस तरह ओवरकम किया जाए, और जो बिजनेस स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं या जो इनिशियल लेवल पे जो बिजनेस हैं वो क्यों ग्रो नहीं कर पाते और वो क्यों आगे तक नहीं जा पाते. ठीक है, वो कौन से हर्डल्स होते हैं. अच्छा, तो मैंने कुछ बहुत शॉर्ट टाइम में कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए थे और उसमें से मैं आपको बताता चलूँ. पहला ये कि जो जब भी कोई न्यू बिजनेस रजिस्टर्ड होता है पाकिस्तान की एंटिटी में, ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड टू गेट NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर. ठीक है, उस दिन से ही उस पर टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, एक टैक्स बर्डन शुरू हो जाता है. ठीक है. अच्छा, जिनका फाइनेंस से बैकग्राउंड होता है या जिनकी टीम में फाइनेंस के लोग होते हैं या जो कंसल्टेंट प्रॉपर हायर कर लेते हैं या अवेयरनेस ले लेते हैं, तो उनको तो शायद कुछ चीज़ें पता होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को, यहाँ पे आपको पता होगा कराची में बहुत सारा काम कच्चे पे होता है. ठीक है, लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उस बिजनेस का रेवेन्यू गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाता.
एनी हाउ ये एक अलग टॉपिक है, हम अपने टॉपिक पे ही चलते रहते हैं, उसके बाद फिर मैं इस चीज़ पर आऊँगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप होते हैं उनको ये फेस करनी पड़ती है अगर वो किसी भी प्रॉपर इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हैं या वो कोई इनफैक्ट बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, तो उन्हें सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। और जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं एफबीआर में एज पर द बिजनेस नेचर, लेट्स से कि अगर वो सर्विसेज में डील करते हैं तो उनके लिए इनफ है इनकम टैक्स में की रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर वो सेल्स टैक्स में डील करते हैं, उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उनको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, जनरल सेल्स टैक्स नंबर लेना ज़रूरी होता है, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड की रजिस्ट्रेशन एसआरबी की में एनरोल्ड होना ज़रूरी होता है। जब ये इन डिपार्टमेंट्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो इन पे डिफरेंट टैक्स रेट्स अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर ये फाइलर होते हैं और ये सर्विसेज दे रहे हैं तो 10% फाइलर पे, 20% नॉन फाइलर पे, इसी तरह सप्लाईज पर रेट्स हैं। फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड का अलग रेट है, और अगर ये पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं तो ये पंजाब रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स अगर पे करना, और ये और थोड़ी सी ये लार्ज मार्जिन पे चले गए और इन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है एससीसीपी में, प्राइवेट लिमिटेड की तरफ चले गए, तो फिर उसकी बाउंडिंग्स और उसकी कंप्लायंसेस अलग हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि स्टार्ट में ही इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि ये इन पे टैक्स बर्डन एक तो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जो लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लेते हैं, फिजिबिलिटी पे काम कर लेते हैं, R&D पे काम कर लेते हैं, वो तो फिर फायदे की तरफ रहते हैं। लेकिन जो बगैर सोचे समझे सिर्फ एक इन्वेस्टर से कि किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपना बिजनेस, उनको थोड़ी ग्राउंड की उस फील्ड की उनको नॉलेज थी, और जब वो बिजनेस में इनरोल्ड हो जाते हैं, जैसे कि मैं एक करंट एग्जांपल देता चलूँ, IBA का ही एक स्टूडेंट था और उसके पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, और वो मेरे पास आता है और वो कहता है कि मोहसिन भाई, उसके पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं था, कोई टेंडर नहीं था, बस उसने कहा मोहसिन साहब कि मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आप रजिस्टर्ड कर। मैं उसे समझाता गया कि नहीं, अभी इनिशियल स्टेज है, आप यू डोंट नीड टू गो टू इन एससीसीपी एंड प्राइवेट लिमिटेड, आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस एनटीएन लेकर। लेकिन उसने जिद करी कि नहीं, मैंने प्राइवेट लिमिटेड पर ही जाना है। मेरा काम था काम करना, मैंने उसे एनरोल कर दिया। दैन एससीसीपी की अपनी कंप्लायंसेस होती हैं, अपनी बाउंडिंग्स होती हैं, वो उसे फुलफिल नहीं कर सका, और फिर हुआ क्या, जब उसे वो टेंडर नहीं मिला तो फिर वो मेरे पास आता है, वही पर्सन कहता है कि मोहसिन भाई आप इसे क्लोज कर दें। तो होता क्या है कि लोग जो है अपनी वर्किंग प्रॉपर करते नहीं हैं, सिर्फ एक इनिशियल लेवल पे ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और फिर दूसरा एक बड़ा फैक्टर है कि लोग क्यों आगे तक नहीं जा पाते। बेसिक 3 चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और वन लास्ट थिंग, कमिट टू डिलीवर। इसमें लोग फेल हो जाते हैं अक्सर, जिसकी वजह से उनकी क्लाइंटल भी ख़राब होती है और पेशेंस नहीं रखते। बहुत ही मतलब 1 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही वो, जब उनका बिजनेस ग्रूम नहीं कर रहा होता, प्रमोट नहीं कर रहा होता, क्लाइंटल जनरेट नहीं हो रही होती, तो फिर उसको वो क्लोज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ ये, और बहुत सारे लोग, आई थिंक पीपल आर मेकिंग अ सेम मिस्टेक, दे पुट 100% एफर्ट इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो पहले तो उनको ये क्लियर होना चाहिए कि उनका बिजनेस क्या है, बिजनेस मार्केट क्या है, उनकी टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है, उनकी ऑडियंस क्या है, और उनका जो स्ट्रक्चर है, कॉस्ट स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है। कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टर ले लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के अपने भी कुछ पर्क्स होते हैं, उनके अपने भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, लेकिन फिर बाद में जब उनके कॉन्फ्लिक्ट्स में डिस्प्यूट होता है, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, और फिर वो बर्डन जो है, जो उस बिजनेस का है, वो बेयर नहीं कर पाता और फिर उसको क्लोजर की तरफ चले जाते हैं। तो गौहर, बेसिकली मैं बस यही इंस्ट्रक्शन दूंगा कि अगर आप इनोवेशन कोई भी लेकर ला रहे हैं तो उसमें इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सर मोहसिन भाई, आपसे ना, आप मतलब जो हमारा आज का कोर है सेशन, उसमें उस हवाले से मेरे ख्याल में आपसे जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं। मैं बीइंग फ्रीलांसर और मेरे पास काफ़ी इस हवाले से क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं अगर पूछूंगा तो बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। मैं हाँ, जो है एक कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ ठीक डायनामोलॉजिक है, सॉल्यूशंस के साथ। वहाँ पे जो है, जो मुझे सैलरी मिलती है वहाँ से मेरा इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, कुछ जो यूएसए के हैं, कुछ यूके, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं।
अब मेरे पास जो टोटल इनकम आती है उसमें से आप समझ लें कि लाइक 40 to 50% तो मेरा मार्जिन होता है, बाकी मुझे आगे सैलरीज देनी होती हैं 20 से 30 लोगों को, ठीक है। ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने आप को फाइलर कराता हूँ या मैं जो है रजिस्टर्ड कराता हूँ अपनी कंपनी, तो फिर मुझे जो है वो एक सरदर्दी में पड़ जाना पड़ेगा कि मैंने हर साल बाद जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने हैं, या फिर ना मैं नहीं कराता तो फिर जो मेरे पास जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है उस पर अगर मेरा टैक्स कटता है तो उसमें तो उन लोगों के पैसे भी हैं जो मैं आगे लोगों को सैलरीज ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इस तरह के काफी सारे हर्डल्स हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, और ये वन ऑफ द रीजन है कि मैं आज तक जो है फाइलर नहीं हूँ, और इसी वजह से मुझे काफी सारी गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है मैंने मिस की हैं कि मैं फाइलर नहीं था। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि अगर मैं फाइलर हो जाता हूं तो फिर इसका क्या सोल्यूशन होता है। बेसिकली तो यही आज का है ना टॉपिक। मैं आपको बताता चलूं, देखिए फाइलर के बेनिफिट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे डिक्लेयर हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं एक सैलरी इनकम अर्न कर रहा हूं और उसके साथ साथ मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहा हूं, ठीक है, और उस बिजनेस से मैं जो इनकम अर्न करता हूं उससे मैं सैलरीज भी पे करता हूं, कमीशन भी पे करता हूं, ठीक है, और उसके बाद जो नेट ऑफ होता है वो मेरे अकाउंट में आ जाता है। अगर मैं फाइलर होता मेरे अकाउंट में रहा होता है, यहाँ से फिर मैं आगे सैलरीज अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो अच्छा देखें पहले तो ये बात सुन लें कि बीइंग ए पाकिस्तानी इट्स अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी सिटीजन टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न एवरी ईयर। इट डजंट मीन कि अगर आपकी अबव टैक्सेबल इनकम है, यानी कि मोर देन 6 लाख रुपीज से ज्यादा तनख्वाह है, तो ही आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी महज़ब कंट्रीज हैं, हर मुल्क में ये सिस्टम बहुत डिजिटलाइज है और बहुत इजी है, ठीक है। अब आपके सवाल पे आते हैं कि अगर आप डुअल इनकम जनरेट कर रहे हैं और अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप पे टैक्स लायबिलिटी इम्पोज होगी, नॉर्मल से ज़्यादा होगी, और अगर होगी तो फिर आप इस झंझट में पड़े क्यों, आप नॉर्मल ये काम करते रहे, ऐसे ही है जी एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक सरदर्दी बढ़ जानी है क्योंकि जो मेरा टोटल रेवेन्यू काफी ज्यादा बनता है। आप समझ लेना कि 20-25 बंदों को मैंने मैं आपको एक बात इस आपके सवाल के जवाब से पहले एक बात बताता चलूं कि ये एक हमारा अलमिया है कि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स एडवाइजर इसलिए जो हायर करते हैं वो सिर्फ टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के लिए हायर करते हैं, ना कि इसलिए कि वो डेलिबरेटली टैक्स पे कर सकें, ठीक है। एक तो ये अलमिया है। दूसरा, मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान ने इस पे बहुत वर्क किया है। पहले एक एनटीएन नंबर होता था जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन हो गई है ऑन बिहाफ ऑफ योर सीएनआईसी, ठीक है, और आईरिस एफबीआर की सॉफ्टवेयर आईरिस पे आ गया है और ये 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ था, और अभी भी इसमें फर्दर काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हैं जो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। अब रजिस्ट्रेशन एनआईसी पे अगर आप कोई भी 5 लाख एंड अबव ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में आता है वो पैसा, तो आपका केस मॉनिटर हो जाएगा और इन फ्यूचर आपने फाइलर होना, अपनी इनफ्लोस को, अपने वेल्थ को डिक्लेयर करना है। अब मैं आपको एक चीज समझाता चलूं कि ये बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि यार एनटीएन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एनआईसी क्यों हो गया। तो एनटीएन नंबर ऑब्सोलीट इसलिए हो गया लेकिन पैरेलल चल रहा है। जिस तरह आपका पुराना शनाख्ती कार्ड और न्यू स्मार्ट कार्ड पैरेलल चल रहे हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। पुराना शनाख्ती कार्ड भी अगर आप नहीं देंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है और न्यू स्मार्ट कार्ड अगर आप देंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। अ क्वेश्चन विच में अराइज इन योर माइंड कि अगर दोनों एक्सेप्टेबल हैं तो भाई न्यू बनाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो वो इसलिए बनाया इन्होंने स्मार्ट कार्ड क्योंकि पास्ट प्रैक्टिस जो है ना अभी तक इसलिए एक्सेप्टेबल है पुराना शनाख्ती कार्ड क्योंकि पास्ट प्रैक्टिस करोड़ों लोगों की जो है वो पुराने शनाख्ती कार्ड पर है। एकदम अगर उसको बंद करते हैं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरह करोड़ों लोगों की प्रैक्टिस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, केबीसीए, एसबीसीए, मोटर व्हीकल, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इसमें बहुत सारे लोग जो एनरोल्ड एंटाइटल हैं वो एनटीएन बेस पर है। एकदम अगर उन्हें सीएनआईसी पर ले आएंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, बहुत सारी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। इसलिए एनटीएन और सीएनआईसी पैरेलल चल रहा है। एक तो ये चीज क्लियर करना है, लेकिन एनटीएन ऑब्सोलीट हो गया है। अब ये जो मैं पूरी बात बता रहा हूँ इसी में आपका जवाब है कि सीएनआईसी पे लाने की वजह क्या थी। अगर एनटीएन वर्जन था 2008 से पहले ये सारी चीजें मैनुअल सबमिट होती थी। बेसिकली एक चीज समझ लें, इनकम टैक्स रिटर्न एक गोशवारा, एक फॉर्म है
जिसमें आप गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि आपके इनफ्लोज क्या हैं, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आप गवर्नमेंट को क्या टैक्सेस पे कर रहे हैं, आपके एसेट्स क्या हैं। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न अब मैंडेटरी है हर शख्स को फाइल करना, चाहे उसकी अबव टैक्सेबल इनकम हो या बिलो टैक्सेबल इनकम हो, फॉर गेटिंग फाइलर बेनिफिट। अच्छा, अब मैं उसी बात पे आ जाऊं कि रजिस्ट्रेशन CNIC पर इसलिए करी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारी जगहों पे कोट करता हूं, उससे आसानी होती है बात समझने के लिए। CNIC पे इसलिए लेकर आए, 2008 से पहले ये मैनुअल रिटर्न सबमिट होती थी। 2008 से ऑनवर्ड 2014 तक पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड प्राल ने NTN वर्जन ऑनलाइन कर दिया। लेकिन ऑनलाइन में भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये था कि लेट से मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, कहीं कोट नहीं कीजिएगा, मैं एग्जांपल देके ये बात बता रहा हूँ। तो लेट से मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं एक सुबह सैलरी इनकम अर्न करता हूँ अपने यूनिट अपने डिवीजन से। ठीक है, उस सैलरी पे मेरा टैक्स विदहोल्ड कर लेता है मेरा डिपार्टमेंट CMA कंट्रोल मिलिट्री अकाउंट्स। वो मेरा टैक्स विदहोल्ड करके टैक्स डिपॉजिट करवा देता है नेशनल बैंक में, ट्रेजरी ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है मोहसिन भाई, ये लाइव जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये शेयर होनी है, सो आप उस चीज को माइंड में रखें। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं इसको ऑल्टर कर देता हूँ थोड़ा सा। लेट्स से कि मैं आप एक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का हाँ ओके एग्जांपल ओके दीजिए। ओके, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं सुबह अपनी इनकम अर्न कर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट से। ठीक है, और मेरा डिपार्टमेंट उस पर टैक्स मेरा विदहोल्ड कर लेता है और डिपॉजिट करवा देता है, और वो इनकम मेरी आ रही है मीज़ान बैंक में, सैलरी इनकम। ठीक है, और शाम में मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपना बैंकेट का, अपने रेस्टोरेंट्स का, और उससे मैं करोड़ों रुपए जनरेट कर रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, और वो मैं इनकम डलवा रहा हूँ अस्करी बैंक में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं अपने डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को सबमिट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या करता था, 2014 से पहले मेरी प्रैक्टिस ये थी कि मैं ये करता था कि मैं जो मॉर्निंग में इनकम अर्न कर रहा हूँ ना, मैं वो डिक्लेरेशन, वो बैंक अकाउंट तो मैं गवर्नमेंट को डिक्लेयर करता था, लेकिन जो मैं इवनिंग में करोड़ों रुपए जनरेट कर रहा हूँ जो मेरे मीज़ान बैंक में आ रहे हैं, वो बैंक अकाउंट में डिक्लेयर ही नहीं करता था। और जो सैलरी का अकाउंट में डिक्लेयर करता था वो इसलिए डिक्लेयर करता था क्योंकि उस पर एट सोर्स मेरा सैलरी पे टैक्स विदहोल्ड हुआ हुआ है, डिडक्ट हुआ हुआ है, डिपॉजिट हुआ हुआ है। वही मेरी डिक्लेरेशन सबमिट होती थी और मैं फाइलर हो जाता था, मेरी वेल्थ भी वाइड हो जाती थी। ठीक है, और गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलने से गवर्नमेंट महरूम रहती थी, जो कि मैं अपना मीज़ान बैंक का बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं करता था। और जब वो मैं डिक्लेयर नहीं करता था तो मेरा इनफ्लो गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था। मेरे गवर्नमेंट को इनफ्लो क्या पता चलता था, सिर्फ सैलरी, और डेलिबरेटली मैं उसको हाइड कर लेता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि पहले क्या होता था, एक सेक्टर इन्होंने मेंशन कर दिया था कि अगर आपकी 10 लाख तक आपकी इनकम है तो आपके मैंडेटरी था वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना, इस तरह के ब्रैकेट्स थे। लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं लेकिन आपके लिए मैंडेटरी अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन। तो अब रजिस्ट्रेशन जब इन्होंने 2014 के बाद CNIC पे करी तो ऑल्टरनेट हुआ ये कि अब अगर मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करता हूँ और उसमें एक बैंक अकाउंट दिखाता हूँ अस्करी वाला और मीज़ान वाला, और अस्करी वाला हाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड नोटिस आ जाएगा डेफिशिएंसी का कि मैंने अपनी वेल्थ में अपनी प्रॉपर डिक्लेरेशन क्यों नहीं करी, मैंने अपनी वेल्थ में एसेट का पार्ट जो कि मेरा बैंक का करंट एसेट उससे डिक्लेयर, उसका क्लोजिंग बैलेंस डिक्लेयर क्यों नहीं किया। और जब मैं इस फॉर्मेट पे अपने दोनों बैंक अकाउंट डिक्लेयर करूंगा तो मेरा सुबह का सैलरी वाला भी अकाउंट मॉनिटर होगा और रात में जो मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ वो भी मेरी डिक्लेरेशन होगी, और अगर डिक्लेयर नहीं करूंगा तो वो मॉनिटर हो जाएगी। ऑल्टरनेट इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी और गवर्नमेंट को मैं टैक्स ज्यादा पे करूंगा, और इस सूरत में गवर्नमेंट के पास टैक्स जो है वो ज्यादा कलेक्ट होगा और हमारा मुल्क स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये मैं एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। इस वजह से गवर्नमेंट ने NTN वर्जन खत्म कर दिया और CNIC पे लिया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग, आप आज से 10 साल पहले चले जाएं, आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते थे आपको। जी सॉरी मोहसिन भाई, नुमान भाई अब जरा जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे बिकॉज टाइम थोड़ा और हमारे पास अभी पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं। चलिए इसको क्लोज करते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी जो ज्यादातर सैलरीज होती हैं वो क्योंकि 50,000 से अबव इनकम टैक्स लगता है ना, सर ये आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस है। जब आप अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे तो कभी भी जो आप पे टैक्स इम्पोज होता है, टैक्स लायबिलिटी इम्पोज होती है, वो टोटल
टर्नओवर पे नहीं होता, होता है टोटल टर्नओवर टैक्स भी होता है, वो मोर देन 10 मिलियन से अबव होता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं सैलरी इनकम अर्न कर रहा हूँ और अदर इनकम अर्न जो कर रहा हूँ उस पर मैं सैलरी भी पे कर रहा हूँ, तो नेट ऑफ जो मुझे बचे उस पर मेरा टैक्स लगे, तो ऐसा ही होता है। जब आप अपने डिक्लेरेशन करेंगे तो आप अपने मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिक्लेयर करेंगे। असल में उसमें जो सरदर्दी है वो ये कि आपको फिर हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। तो और सर ये सरदर्दी नहीं है, तो हमारी रॉन्ग प्रैक्टिस है ना सर, इसको आप नहीं, असल सरदर्दी में गलत। मुझे लगता है कि इस तरीके से हम जो है जो एक फाइलर से ज्यादा शायद टैक्स पे कर देते हैं, जो हमें इसमें क्या इसका नाम है, जब हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर जो हमें चार्जेस पड़ते हैं, जो हमें विद होल्डिंग टैक्स लग रहा होता है, जो हम वो पहले ज्यादा वो अमाउंट शेयर करते हैं उस पर जो हमें विद होल्डिंग टैक्स पड़ते हैं, तो फाइलर को तो वो सारी चीजें नहीं पड़ती, टैक्स तो सर हमारा। मैं बस मैं आपके इस बात को और अपने आंसर को कंक्लूड कर रहा हूँ इस बात पर कि देखें, एक गलती ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पे प्रॉब्लम इम्पोज करी और फिर लोगों को फाइलर की तरफ माइल किया। गवर्नमेंट ने अवेयरनेस नहीं क्रिएट करी कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इस आगे आपको इस और गवर्नमेंट की एक फ्लॉ ये है कि टैक्स का हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमारे पास रोड्स नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो इसी वजह से लोग सोचते हैं कि यार हम टैक्स क्यों पे करें जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसकी अवेयरनेस क्रिएट करे और लोगों की बेसिक नेसेसिटीज, जैसे आपने कहा कि यार अगर मैं फाइलर हो जाऊंगा तो मेरे ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग जाएगा, मैं प्रॉपर्टी परचेज करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स तो इम्पोज होता है, हर मुल्क में होता है, और हर मुल्क के शहरी टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो लेकिन मैंने बस आपको वहाँ टैक्स इम्प्लीमेंटेशन का है, नहीं वहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन मसला नहीं है। टैक्स का नहीं है, टैक्स तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सैलरी से भी टैक्स कट जाता है और बाकी जो मैं पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ विद होल्डिंग टैक्स भी पड़ता है। और मसला ये कि एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर और आपने एक इनकम का हिसाब रखना है, इतने आ रहे हैं इतने जा रहे हैं, ये मेरे थे ये दूसरों के थे, तो ये पूरी काइंड ऑफ जो है ना हेडिक बन जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि हम ज्यादातर अवाम इन चक्करों में नहीं पड़ती। अगर इसको इतना आसान कर दिया जाए कि हर बंदा ऑनलाइन अपने फॉर्म, इवन मैं खुद जो है एमबीए फाइनेंस हूँ, मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, मुझे इसी वजह से भी ज्यादा नॉलेज है इन चीजों का। मैं अगर इस चीज से भाग रहा हूँ तो फिर जो आम लोग होंगे वो सोचें वो क्या करते हैं। यही वन ऑफ द रीजंस के हमारे लोग ज्यादा टैक्स वाली साइड नहीं जाते कि ये मुझे फिर ये एक एक चीज का जो है ना हिसाब रखना पड़ेगा। ये ठीक आपका है। क्वेश्चन वैलिड है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं हाँ जी, और इसके ट्यूटोरियल मौजूद हैं, लेकिन वो बस लोग रीड आउट नहीं करते। अब सिस्टम बहुत आसान कर दिया है और बहुत सारी एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी हैं रिटर्न फाइलिंग की। बस ये है कि थोड़े से उसमें कॉम्प्लिकेशन मौजूद हैं अभी भी, जो कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, और अच्छा, भाई इसमें मैं ओके। सॉरी मैं एक चीज ऐड कर दूं। आई थिंक कि गवर्नमेंट को यहाँ बड़ा जरूरी है कि जो भी स्टार्टअप्स है ना, कोई भी कंपनी स्टार्टअप है, उसको फौरी तौर पे ये जो है ना, अगर कोई पहला काम मिला फॉर एग्जांपल 10 लाख का, तो वो हर महीने की 15 तारीख को कहते हैं जी आपने हर सूरत में जी है 13% या 17%, अगर आपके सर्विसेज के जो भी चार्जेस हैं वो आपने जमा कराने हैं, ख्वाह आपको पैसे मिले हो या नहीं मिले हो। मतलब आई नो ये आप यार सिंध रेवेन्यू बोर्ड की ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बिल्कुल सिंध ये रेवेन्यू बोर्ड में इस तरह है। सर, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, देखो हम कराची में हैं, ठीक है ना, अब हम पाकिस्तान में कहीं भी काम कर रहे हैं, अब जाहिर है कि अब आपने पक्के पे काम किया है ना, सिंध रेवेन्यू बोर्ड में आप रजिस्टर हो गए सर्विसेज के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे मैंने 10 लाख रुपए का काम किया है, मैं काम करके आया हूँ, 15 तारीख आ गई जी आपने आज ही जमा कराने, भाई 10 जी लाख जी, का काम मैं मैंने गलती हो गई भाई, मैंने शो कर दिया और मुझे 1.5 लाख रुपए जमा कराना है, भले उसके 10 लाख रुपए मुझे 1 साल के बाद मिले। मैं आपका सवाल समझ गया। देखें इसका आंसर ये है कि अभी तक लोगों ने प्रैक्टिस ये की हुई है कि जिस वक्त उनको उनकी पेमेंट रिसीव होती है वो एट दैट टाइम अपनी इनवॉइस उस मंथ के हिसाब से ऑल्टर कर देते हैं, और वो जब तक निल रिटर्न फाइल करते हैं जब तक उनके पास वो अमाउंट रिसीव नहीं होती। क्योंकि होता इस तरह का है, लेट्स से कि आपने पाकिस्तान में किसी कंपनी के साथ काम किया, उसको आपने सप्लाईज दे दी, ठीक है, या सर्विसेज दे दी, अब उसका सही है, पेमेंट कंडीशन है, उसके पेमेंट मोड है, वो आपको पेमेंट 45 डेज में करेगा। अब वो 1.5 बिल्कुल सही महीने है। बाद आपको पेमेंट कर रहा है, लेट से 15 लाख रुपए की। अब उस 15 लाख का 5% जो है आपने, या 15% जो है आपने वो टैक्स पे करना है। अब वो आपके पास अगर अमाउंट मौजूद नहीं है, आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी अगर लगा चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? तो अभी उसकी जनरल प्रैक्टिस एक ये बनी हुई है कि लोग जो है उस मंथ की नल स्टेटमेंट फाइल करते हैं और उस मंथ की इनवॉइस डेट को ऑल्टर कर देते हैं, और जब उनके पास आफ्टर 45 डेज पेमेंट आ जाती है, आफ्टर 60 डेज पेमेंट आ जाती है, एट दैट टाइम ऑफ मंथ वो जो है अपने डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर देते हैं और टैक्स पे। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में हम, क्योंकि हमें इतनी अकल नहीं थी, तो हमने इनिशियली अपनी जेब से पेमेंट्स करी, फिर बाद में हमारे वकील ने एग्जैक्टली यही बात की कि भाई जब पेमेंट आ जाए
तभी करें आप फाइल जो है ना, एग्जैक्टली यही पॉइंट था तो एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, एसआरबी हाँ में भी वो लोग इनरोल्ड होते हैं जो जो टेंडर बेस पे काम करते हैं, जिनको स्टार्टिंग में मॉनिटरिंग में कोई नोटिस आ जाता है किसी ट्रांजैक्शन पे, एंड अदरवाइज नहीं इनिशियल नहीं, स्टेज में जो नीड होती है हाँ, सिर्फ एनटीएन की नीड होती है और मैं इनकम टैक्स उसकी वजह बताऊं। जैसे मेरा ड्रोन टेक्नोलॉजी का काम है ना, ये चारों सूबों में है। तो जी जब जी जी आप जी, फिर आपको अपनी यूनिटी कंपनी रजिस्टर्ड जब आप होना रजिस्टर कराते हैं ना, तो उसके लिए सर्विसेज जब आप कोई भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो चाहिए। इट्स जी वेरी जी, इंपॉर्टेंट सेंसर सेक्शन सर्विस। कि आप उस सूबे के आप रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर जी हो, अदरवाइज जी सही आप एनटीएन में उस पर काम नहीं कर सकते। तो सही हमें सही ये एसआरबी में रजिस्टर कराना पड़ा था। तो सही हमारे इस्लामाबाद की जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट था, उसकी हमें पहली पेमेंट मिली ही इसी शर्त पे थी कि आप सही एसआरबी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं, क्योंकि हमारी सही कंपनी कराची में रजिस्टर्ड थी। तो हमारा सही एसआरबी में रजिस्टर होना बहुत जरूरी था हमारी कंपनी का। सही। आपकी थैंक यू कंडीशन सो इस मच। तरह थी कि आपके मैंडेटरी था, वो एक अलग केस जी था, लेकिन मेजोरिटी जी केसेस में इनिशियल स्टेज पे जरूरत नहीं होती। गौहर, मैं आपका आंसर करता चलूं, लास्ट के गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट जरूर किया है। इमरान खान ने 2025 तक टैक्स एग्जेम्पशन दे दी थी आईटी सर्विस सेक्टर पे, आपको पता होगा, लेकिन वो इस बजट में चेंज हो चुकी है और अभी 3% टैक्स इम्पोज कर दिया है आईटी इनेबल सर्विसेज पर। ठीक है, तो अब एग्जेम्पशन नहीं है। और एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही लोगों को पता चला कि आईटी सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स एग्जेम्पशन है, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया। लोग अपना बिजनेस नेचर उनका कुछ और होता था, लेकिन वो डिक्लेरेशन जो बिजनेस नेचर की प्रिंसिपल एक्टिविटी की करते थे, वो आईटी सर्विसेज पे कर देते थे। और उसमें क्या होता था, जब उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होता था और वो अपने रिटर्न फाइल करते थे, तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स चले जाते थे। तो लोग इस तरह का भी एक बेनिफिट गेन कर रहे थे। और इससे हुआ क्या, इससे एक ट्रेंड जनरेट हो गया कि हर किसी ने, आपने देखा होगा, आप अपना आईबीए या आप अगर लाहौर में हैं, आप इंक्यूबेशन सेंटर में देखिएगा, आपको मोर देन 70% टेक बेस जो है इनोवेशंस आपको मिलेंगे। आप जिसे हर दूसरे बंदे को उठा के देखें, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, कोई डिजाइनर होगा, मेजोरिटी यही लोग बैठे होंगे। ठीक है। और जो अभी मौसूद बात कर रहे थे, उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि एग्री बेस्ड स्टार्टअप यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, 70% जो है वो वैकेंट है एग्री बेस्ड में। कोई इनोवेशन नहीं है, डिजिटलाइजेशन नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कुछ भी नहीं है। अगर हम इस तरफ जाएं तो इसमें हमारे पास जो रूम टू ग्रो है वो मोर देन 70% है मेरे मुताबिक। चलें जी गौर भाई, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, काफी थैंक यू। इंफॉर्मेटिव था जी। ओके, नेक्स्ट इज मोहम्मद सफवान। तो सफवान भाई अपोलॉजीज, काफ़ी लेट हो गया, बट एक इंफॉर्मेटिव सेशन था, तो आप प्लीज़ अब अपना इंट्रो करवा दें। नुमान भाई, उनका लोगो लगाना बैक पे। जी ठीक है मैडम। शायद वो नहीं है, फिर किसी और को इनवाइट कर दें तब तक। जी, उनका भी मैसेज आ गया, इंटरनेट इश्यूज, पीटीसी इलाज बहुत अच्छा, अच्छी तरह हम सबको सबक सिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज सुहेल भाई। सो सुहेल भाई, आप आ जाएं अगर आप अवेलेबल हैं। सुहेल महमूद। सुहेल भाई मीटिंग में तो हैं वो। आगे बढ़े। सुफियान भाई आ गए आ हैं, आई थिंक आ गए हैं, उनका मैसेज आ गया। जी सुफियान भाई आ गए। सुफियान भाई आप प्लीज स्टार्ट करें। ओके, सफवान भाई आ गए।
सुफियान भाई आप स्टार्ट करें। आ तो गए हैं वो। यार इंटरनेट। नुमान भाई सुफियान भाई आ गए हैं। जी काफी देर से हैं वो, शायद अभी तक वो म्यूट पे हैं। जी वो जी म्यूट अस्सलाम पे। वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान भाई उनका लोगो लगा दें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको भी? जी आ रही है। जी आ रही है, वालेकुम। बोले। वालेकुम सलाम। रेहान भाई आपकी हेलो। आवाज आ रही है, बोलें प्लीज। ये इनको ना व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आवाज आ रही है, बोली। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो टॉपिक इन्होंने मुझसे डिस्कस किया था गौहर भाई ने, बेसिकली मैं एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी तरफ से, पता नहीं इशू कहाँ पे आ रहा है। जी आ रही है, आप बोलें प्लीज, हमें आवाज आ रही है। तो मुझे तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ है, हमने स्टार्टअप इसको रन किया है दलिशियस के नाम से। प्रोजेक्ट था और उसके बाद फिर टीम बनी, फिर काफ़ी उसमें चेंजिंग हुई, उसके बाद जाके अभी कहीं जाके स्टेबल हुआ है। तो जो इश्यूज मैंने फेस किए हैं मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के अंदर मतलब हमें जो सबसे ज़्यादा जो आने वाले जो जनरेशन है हमारी, जो जूनियर्स हैं या जिन्होंने स्टार्ट करना है कोई स्टार्टअप से आगे बिजनेस को फ्लरिश करना है, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट आउट करूँगा, बेसिकली हम गलती स्टार्ट में यहाँ पे करते हैं कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें दिया जाता है, हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो हम समझते हैं कि जी बस हमने यहीं से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे ज़हन में कोई आइडिया आया है, तो हम सबसे बड़ी चीज़ ये समझते हैं कि आइडिया हमारे ज़हन में आ गया, हमने फेसबुक पेज बना लिया, हमने 1-2 लोगो सेट कर लिए, हमारा जो प्रेजेंटेशन की टीम है यही हमारा बिजनेस की टीम हो गई और हम उसको जो है ना आगे लेके चलते हैं। सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे करते हैं कि वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से टीम नहीं बनाते। वहाँ हम ये चीज़ नहीं सोचते कि आगे जाके अगर हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा तो फिर जाके क्या इश्यूज आएंगे। क्या सिर्फ आइडिया सोच लेना और लोगो वगैरह बना लेना, इंक्यूबेशन सेंटर्स को ज्वाइन कर लेना और एक जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, कोई दोस्त होते हैं या कोई प्रेजेंटेशन टीम के मेंबर्स होते हैं, उनको साथ मिला के हम क्या बिजनेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं। अच्छा, चलें हमने एक टीम बना ली, एक आइडिया सोच लिया, फेसबुक पेज बना लिया, कोई वेबसाइट बना ली, काम साइन कर दिए, फाइनेंस वाले को बता दिया कि तुमने ये करना है। एक बंदा मार्केटिंग वाला होता है, एक बंदा बाहर के मार्केट के काम करता है और एक बंदा वेब डेवलपमेंट, जो आजकल ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है। तो उसके बाद जो इश्यूज ये आते हैं कि हम में से कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता, ब्लेमिंग के इश्यूज आ जाते हैं कि जी तुम्हारा काम ये था, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। या वो कहता है कि जी तुम कम टाइम दे रहे हो, तुम टाइम से नहीं आते। फिर एक हमारे इश्यूज आ जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी के भी हमारे कोर्सेज होते हैं, कोई उसमें से स्टूडेंट होता है वो कहता है कि जी मैंने ये नहीं करना, मैंने पढ़ाई की तरफ जाना है, मैंने आगे जॉब करनी है। तो ये साथ-साथ इश्यूज़ हमारे आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। फिर एक टाइम आता है, जो फाउंडर होता है, जो को-फाउंडर होता है, वो कहता है कि जी भई मैं तो ये बिज़नेस छोड़ रहा हूँ, मेरे से बस की बात नहीं है। कोई कह रहा है मैंने सीजीपीए के ऊपर फ़ोकस करना है, कोई कह रहा है कि जी मैं इसको टाइम नहीं दे सकता। तो फिर वहाँ से जाके हमारी जो टीम्स है वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो फिर वहाँ देखा ये जाता है, जो फाउंडर होता है वो फिर इस चीज़ को देख रहा होता है कि यार ये आइडिया मैंने दिया, मैंने सब लोगों को मिलाया, तो अब ये चीज़ टूट रही है, अब मैं कैसे इसको फ्लरिश करूँ? तो वहाँ पर जाके जब हमारी टीम टूटती है, फिर हमें एहसास होता है कि जब हमने टीम बनाई थी ना, उसमें जो लोग थे वो मतलब इस टीम के साथ चल नहीं सकते थे, या वो उनका माइंडसेट ऐसा नहीं था कि वो बिज़नेस कर सकें। मैंने गलती की है, फिर बाद में जाके एहसास होता है। अच्छा,
अब मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ कि मैंने जब टीम बनाई, स्टार्ट के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं था आपको यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सिर्फ जो एक माहौल होता है बुक्स का और वो जो पढ़ाया जाता है, इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर भी कोई इतना उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों का नहीं बताते। जो टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं वो खुद एक प्रोफेसर लाइफ उन्होंने स्पेंड की होती है, उनको कोई इतना आइडिया नहीं होता बिजनेस का। तो वहाँ पर जाके फिर मुझे जो इशू ये आया था कि फिर मैंने वहाँ पर अपनी टोटली टीम जो है वो जो इसको मतलब आउट हो गए हम, तो मैं अलग हो गया, बाकी टीम मेंबर्स अलग हो गए। लेकिन मैंने मेरे ज़हन में एक उसका था कि नहीं यार, मैंने इसको इतने अरसे से चलाया तो मैं इसको आगे मज़ीद लेके जाऊँ। तो फिर मैंने मार्केट सर्वे किए, फिर मैंने कोई एक जो मार्केट का बंदा था अपने साथ वो मिलाया, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इसको करके जो है थोड़ा बहुत बूस्ट किया। काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हमने बेयर किया। तो पहले मैं ये समझता था कि जी बिज़नेस को बना लिया, कुछ थोड़े बहुत 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ले ली, फेसबुक के ऊपर स्पेंडिंग लगा ली, तो चलो जी बिज़नेस फ्लरिश होगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता गया कि फेसबुक के अलावा और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और भी एक्सपेंसेस हैं, और भी लोगों को सब मतलब सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है जिसको हमने देखना होता है। हम सिर्फ़ अपनी टीम के अंदर-अंदर ही उसको इश्यूज़ को देख रहे होते हैं। जब बाहर निकले मार्केट तो वहाँ पता चला कि जी ये तो किसी से अगर आपने माल बनवाना है तो वो बहुत ज़्यादा सरदर्द है। वो एक अलग से जो है वो उसका एक टॉपिक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने क्रेडिट पे किसी से माल लेना है या क्रेडिट पे किसी को देना है तो वो उसका एक अलग सिस्टम है। ई-कॉमर्स को अगर आपने चलाना है तो शॉपिफ़ाई के ऊपर वेबसाइट की डेवलपमेंट और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फेसबुक के ऊपर उसको एड मैनेजर को हैंडल करना है, स्नैपचैट के एड मैनेजर को हैंडल करना, गूगल एड्स, ये एक अलग से सेक्शन है। फिर जब हम थोड़ा-सा आगे गए तो हमें और आइडिया हुआ कि यार ये तो एक दुनिया आगे और अलग है। अब इसको भी देखना है। तो फिर इसको आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर हमने इसको चीज़ों को समझना शुरू किया। फिर कुछ हमारे साथ जो दोस्त थे वो आपस में जुड़ते रहे। तो अभी कहीं जाके कोई 1.5-2 साल का मुझे अरसा हुआ है। अभी मुझे समझ आना शुरू हुई है कि ई-कॉमर्स बिज़नेस को या टीम को कैसे चलाना है और बिज़नेस को कैसे लेके जाना है, कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी जो पहले हमने की थी। तो ये सारी स्टेजेज़ मैं समझता हूँ इससे गुज़रना पड़ता है हर बंदे को। अगर वहाँ पे जैसे ये मोहसिन साहब ने पहले बात की थी कि जी आपने पेशेंस, ठीक है, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात है। जो कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहता है वो फिर गेन करता है। जो दरमियान में छोड़ जाता है तो वो फिर बड़ा मसला हो जाता है। वो फिर बाद में पछताता है जब वो देखता है कि यार मेरे साथ स्टार्ट करने वाले आज इधर चले गए, मैं आज इधर हूँ, काश मैं उनके साथ होता। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्टार्टअप और ई-कॉमर्स को जो है ये आजकल जो ट्रेंड चला हुआ ई-कॉमर्स का, ये हम लोग समझते हैं अगर मैं कर रहा हूँ ना और मेरा कोई जानने वाला है वो देख रहा है कि मैं कर रहा हूँ तो उसको बड़ा आसान लगेगा। तो वो ये आसान चीज़ों को समझते हुए वो कहता है यार मैंने भी करना है। जब वो एंटर होता है तो उसको फिर पता चलता है यार ये तो एक अलग ही दुनिया है। जो हम बिज़नेस करते हैं या जो हमारे वालिदैन बिज़नेस करते आए हैं ये तो उससे टोटली डिफरेंट है। तो जब बंदा एंटर होता है, एंटर होने के साथ-साथ जब वो सब्र करता है और जब वो कंसिस्टेंसी के साथ चलता है तो फिर चीज़ें उसके साथ जुड़ती रहती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता लोग उसके साथ जुड़ते रहते हैं। तो अभी तक तो मैंने यही सीखा है, अभी इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद जो है तजुर्बात हमें करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, एक्सपीरियंसेस जो-जो हमारे साथ होंगे। ठीक हो गया जी, जबरदस्त है। ऐसा ही है ये, इस पे तो मैंने पूरी वीडियो भी बनाई थी कि लोगों को लगता है कि ई कॉमर्स या इंटरनेट पे काम बहुत आसान है। लोग आते हैं, इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर निकल जाते हैं। इसमें पहले से होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि इसमें खासकर अगर आप इवन एसईओ के थ्रू लेके जाते हैं चीज़ों को तो वो टाइम टेकन जॉब है। उसमें 6 से 8 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में। मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही कराया, ईएसटीपी का कराया। मैं खुद एसईओ एक्सपर्ट हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हूँ और डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा एसईओ। मैं स्मेडा पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहा हूँ। मेरा अपना भी एक छोटा सा स्टार्टअप है, और स्टार्टअप तो अब खैर नहीं है, 4-5 साल हो चुके हैं इसके। और मैं जो है एक कंपनी है इस्लामाबाद में, डायनामोलॉजिक सॉल्यूशंस, उनके साथ भी जो है रिमोटली काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। तो ये चीज़ें जो है जब आप आते हैं तो फिर आपको पता चलता है। इसलिए जब भी कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो आप ई कॉमर्स या इंटरनेट मार्केटिंग पे, तो आपको पहले अपना होमवर्क ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी के नज़र आ रही होती हैं। बेशुमार स्टार्टअप्स जो हैं आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर आते हैं, हज़ारों की तादाद में स्टार्टअप्स हैं फेसबुक के ऊपर, और बहुत कम ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो चलते। आप 4 महीने के बाद
आपके ज़हन में आता है कि यार वो एक मैंने ब्रांड देखा था, उसको मैं देखूँ, तो आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई अपडेट नहीं होती है उसकी। लेकिन वो ये होता है, पेज बना होता है, कुछ 1-2 पोस्ट लगी होती हैं, कुछ स्टार्ट किया होता है, लेकिन वो फिर आगे जाके जब उनको पता चलता है कि यार ये आरओआई तो हमें मिल ही नहीं रहा, तो ये कैसे काम कर रहे हैं, हम 50,000 रुपए फेसबुक को दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट सेल 50 की आ रही है, ना कुछ बच रहा है, तो वो फिर छोड़ के चले जाते हैं। बेशुमार ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मेरे दोस्त हैं जानने वाले, पेज बनाते हैं, शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, तो वो ये वाले एक्सपेंसेस हम मतलब उनको नहीं नज़र आते। मुझे भी स्टार्ट में नहीं था आइडिया, मेरे ज़हन में होता था कि यार 5 लाख रुपए मैं लेके अपने घर से, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तो पता चला कि महीने का 5 लाख रुपए तो सिर्फ फेसबुक ही ले जाता है, अगर आपको अच्छी सेल चाहिए या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। तो हम इन चीज़ों को जब नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो फिर बाद में जाके इश्यूज़ आते हैं, तो फिर बाद में जाके मसले होते हैं, वो फिर हम उस बिज़नेस को बंद कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जो बिज़नेस आपके जो फेल होते हैं, उसमें सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि हम चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते। ओके सफ़ान भाई, थैंक यू सो मच। अपॉलजीज, एक्चुअली टाइम बहुत हो गया था और हमें जल्दी जल्दी बस अब वाइंड अप करना पड़ रहा था, वरना आपको ज़रूर, आपका एक हेल्थी डिस्कशन भी थी आपकी और काफ़ी फ़ायदा मंद भी था। इवन 1-2 पॉइंट मुझे भी अब काफ़ी हेल्प करेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात भी होगी, एंड थैंक यू अगेन। वेलकम। ओके, नेक्स्ट इज उमर हसन भाई फ्रॉम खुद मुहाफिज। नुमान भाई प्लीज लोगो लगा दें उनका। जी मैंने सफिया को एडमिन बनाया है, सफिया प्लीज। उमर हसन भाई, आर यू देयर? जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप मुझे सुन सकते हैं आप लोग। वालेकुम सलाम जी, सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम जी उमर भाई, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप इनको टेक्स्ट भी कर दें क्योंकि आवाज आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौर इनवाइट करने के लिए। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद मुहाफिज का दे देता हूँ। खुद मुहाफिज इज एन स्टार्टअप व्हिच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। सानिया आर्मी पब्लिक से आप सब लोग वाकिफ होंगे, जिसमें 150 शहादतें हमने दी थी। तो उसको देखते हुए एक सोच थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां पर हम अपने बच्चों को अपनी खबर कर सकें। मेरा खुद भी जो है वो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इंडस्ट्री से दूर दूर का ताल्लुक नहीं था, मैं पहले ये बता दूं। मैं जो हूँ वो कोर मैनेजमेंट साइड प्रोफेशनल हूँ और मास्टर्स भी मेरा एचआर के अंदर है। बस एक सोच होती थी कि अगर कोई इस तरह की जगह हो कि जहाँ पर हम ऑन अ वेरी मास लेवल अगर बच्चों को, खवातीन को ट्रेन करें, तो शायद हम होने वाले हादसात को कम कर सकते हैं, या एटलीस्ट इतने रिफ्लेक्सेस बिल्टअप कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट हमें पता हो कि हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सिचुएशंस के अंदर आप देखते हैं कि इवन बड़ों के साथ होता है कि स्नैचिंग के वाकयात कराची में तो बहुत आम है, पंजाब में कंपैरेटिवली कम है। कराची में तो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस चीज से अब तक जो है वो बचा हुआ हो। तो जिस वक्त कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, 10 मिनट कोई आके आपका मोबाइल लेके चला जाता है, 10 मिनट तक पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। 10 मिनट के बाद समझ में आना शुरू होता है, अच्छा मेरा मोबाइल को लेके जा चुका है। तो वो रिफ्लेक्सेस एक बिल्टअप नहीं हुए होते, हमें पता नहीं है एट द रन टाइम रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सेम गोज फॉर विद द चिल्ड्रन, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड ही नहीं हुई भी होती। यूजुअली हम हमसे ऊपर वाली जो जनरेशन है वो भी हेल्थ एंड फिजिकल साइड के ऊपर इतनी इंक्लाइन नहीं थी। ये खेल पाड़े के तौर के ऊपर और एक तफरी के तौर पे इस चीज को लिया जाता था।
तो वैसा फोकस इस वक्त है ही नहीं। ओवरऑल नेशन के अंदर इस वक्त आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। स्पोर्ट्स के इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इसका टोटल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू साइड पे देखें तो वो 1% भी कहीं पर नहीं बनता। उसके बाद उसके अंदर स्पोर्ट्स के तौर पे अभी जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लोग समझते हैं कि वो जिमिंग करना जो है ये कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स की चीज है, ये प्रॉपर हेल्थ साइड है। टू कट इट शॉर्ट, we just formed खुद मुहाफिज। Now it's an mental and physical wellness organization। हम जहनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर काम करते हैं और इस वक्त लार्ज नंबर्स में 1.5 साल पहले हमने बाकायदा ऑपरेशंस का आगाज किया था यहाँ पर। उससे पहले हम जो है वो मुख्तलिफ रिमोटली इसको कर रहे थे। हमारे पास इस वक्त सारे मॉड्यूल्स हैं, ऑनलाइन भी हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी करवा रहे हैं। लेकिन हमने जो कोर ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे वो 1.5 साल पहले कराची में स्टार्ट किए थे और इस वक्त जो है वो हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो ऑन अ मास लेवल अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। लास्ट ईयर हमने जो है वो कोई 1200 बच्चों को ट्रेन किया था। इस साल हम अब तक जो है वो कोई 17-18 हज़ार बच्चों तक अब जा चुके हैं। उसके बाद एक खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। सिंध गवर्नमेंट से यहाँ पर लोग बड़े नाला हैं और होना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें मुनासिब नहीं है उनकी, लेकिन जो चीज अच्छी है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं शेयर करता चला जाऊं कि सिंध गवर्नमेंट ने काम देखते हुए मुझे बुला के खुद वेलफेयर रजिस्ट्रेशन दी। मुझसे कोई पैसे नहीं चार्ज किए, मुझे तंग भी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स जो है मुझको फैसिलिटेट ज्यादा किया। तो मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में सिंध गवर्नमेंट के साथ बहुत बेहतर रहा है और इस वक्त खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रिविलेज बच्चों पे काम कर रही है। आज जो मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, आज दिन में हमने डॉल्फिन ग्रुप पे बहुत Is this my internet issue और उमर भाई का इंटरनेट इशू है? उमर भाई का इंटरनेट इशू कर रहे हैं। Okay, I think he left. Okay, नहीं, he's in the meeting. एक्चुअली जब भी आर चेंज होता है तो नेट या लोड शेडिंग की वजह से ज़्यादा रहता है। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आदिल कंडियाल बात कर रहा हूँ जी। ओके, नुमान भाई। मेरी आवाज लाइन ड्रॉप हो गई थी शायद, आई डोंट नो। ओके जी, उमर भाई कैरी ऑन। उमर भाई प्लीज जरा जल्दी कैरी ऑन करिएगा बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास। जी जी। अच्छा, टू कट इट शॉर्ट, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। स्पेसिफिकली फॉर द स्टार्टअप्स जो मुझे फील होता है वो यहाँ पर काम का ना होने से ज्यादा लोग काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते। हम मिनहसुल कौम, मुझे ऐसा लगता है कि काम करना नहीं चाहते। यूजुअली इस वक्त यूथ को जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये डिफरेंट स्टार्टअप्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ओवरनाइट चेंजेस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन की इन डेप्थ नॉलेज जो है वो मेरे हिसाब से नहीं होती। वो प्यारा पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता बाहर, तो और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इस वक्त बेइंतहा ऊपर जा चुकी है। तो जो कैलकुलेशंस घर से लेकर चलते हैं वैसी कोई चीज जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेरा ये जाती तौर पे ये एक ख्याल है कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज में हम बहुत बड़े ब्रांड्स को फोकस कर रहे होते हैं, उनकी चीजों को फोकस कर रहे होते हैं, तो स्टार्टअप्स जब अपनी इनिशियल लाइफ के अंदर उस कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वहां से ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर जाती है और राइट फ्रॉम द वेरी शुरुआत के अंदर ही जो है वो एक फेलियर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो उनको देखने पड़ते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड।
थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई सवाल हो खुद मुहाफिज के बारे में तो जरूर पूछ लीजिए। अगर आप खुद मुहाफिज को सर्च करना चाहें तो आप यू कैन जस्ट गूगल इट अप और आपको Okay, thank you उमर भाई, thank you so much for the kind words और information के लिए. Okay, next is Adil who will represent Ito Foundation. Abdurrahman was here लेकिन internet issue की वजह से उन्हें leave करना पड़ा. So Adil, can you listen me? यस यस Yes, आदिल ईटो के बारे में और अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करवा दें लोगों को. अस्सलाम और वालेकुम। वालेकुम सलाम. आदिल, एक और चीज़ है, हमारा टॉपिक ये है कि स्टार्टअप्स को क्या मसले पेश आते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में. ठीक है, तो उसके बारे में भी जो आपका स्ट्रगल और फिर सोल्यूशन है उसके बारे में भी बताइएगा, बट प्लीज़ ज़रा जल्दी, टाइम कम है हमारे पास. थैंक यू. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा ऐसा है कि मेरा नाम पहले अपना तारुफ करवा दूँ, आदिल कंडियाल। मैं बाय प्रोफेशन में लॉयर हूँ और मैं ईओटीओ फाउंडेशन पाकिस्तान का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ईओटीओ फाउंडेशन जो है ये पाकिस्तान में उन बच्चों के लिए काम कर रही है जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो बच्चे कचरा चुनते हैं, भीख मांगते हैं, गाड़ियों के शीशे साफ करते हैं, शू पॉलिश करते हैं। इस तरह के जितने बच्चे जिनकी उम्र जो है 5 से 16 साल के दरमियान है, और वो बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, जिनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चीख-चीख के कह रहा है कि इनको पढ़ाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन उनको मैं क्या वजह बता सकता हूँ कि इदारों की नाअहली कह सकते हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो हैं उनकी नाअहली कह सकते हैं कि ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। लेकिन इनकी तादाद जो है, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इनकी तादाद जो है वो 2.5 करोड़ तक हो चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 2.5 करोड़ है। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 2.5 करोड़ है और हमारे इतने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो हम किस तरह से एक रोशन मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान को देंगे? पाकिस्तान में 49% जो लड़कियाँ हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। एक पढ़ी लिखी नस्ल हम उनको कैसे दे सकते हैं? तो हम लोगों ने इसका जो है वो आगाज़ किया था 2014 में, और आज जो हम पाकिस्तान में इस वक़्त जो है वो डिफरेंट स्पॉट्स में गुजरात और इस्लामाबाद में हम 3 स्कूल ऐसे बना चुके हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट। अब गुजरात में जो हमारा एक स्कूल बनाया हमने, स्ट्रीट स्कूल, वो एक कंटेनर में एक स्कूल बनाया गया है, जो पाकिस्तान का पहला कंटेनर स्कूल है। और उसके साथ ही हमने 1 साल उस कंटेनर स्कूल को चलाने के बाद उसके साथ ही हमने एक नए कंटेनर में एक स्ट्रीट फैक्ट्री का आगाज़ कर दिया है, ताकि बच्चों को हुनर दे के उनको हम इस काबिल बना सकें कि वो एक अच्छा रोज़गार कमा सकें। तालीम, रट्टा सिस्टम और किताबी कीड़े बनाने की बजाय हम उनको तालीम के साथ-साथ, उनकी तरबियत के साथ-साथ, उनको दीनी तालीम के साथ-साथ हम उनको हुनर देने की तरफ आ रहे हैं। जिसमें हमने जदीद दौर के मुताबिक फ्रीलांसिंग, इंटरनेट वगैरह उनको सिखाया, ई-कॉमर्स, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग होगी, कैलीग्राफी, पेंटिंग होगी, और छोटे-मोटे उनकी जो जिस तरह ये प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी। बच्चों के लिए स्टिचिंग, मेहंदी क्लासेस, ब्यूटिशियन कोर्सेज़। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें जो प्रमोट करने की ज़रूरत है, और हमें बच्चों को स्किल्स देने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इदारे काम नहीं करते और हमारे बच्चे इसमें पीछे हैं। और एक वक़्त ये आता है कि हम डिग्री लेके घूम रहे होते हैं कि हम क्या करें? हमारे जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं। क्यों? कैसे कैसे वो चलेंगे? क्यों नहीं वो फ्लॉप होंगे? कि जब हमें इदारों के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें ट्रेनिंग दी जाती है सिर्फ़ कि आप लोग रट्टा लगाएँ, आप लोगों की वो मार्क्स की एक दौड़ है, बच्चों पे स्ट्रेस है नंबरों की, लेकिन हम लोग जो है वो हमें कोई स्किल नहीं दी जाती। तो हम लोगों ने उसके लिए उस सारी चीज़ को, उस सारी स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये सारा एक सेटअप बनाया। उसके बाद हमने अपना इस्लामाबाद में एक स्ट्रीट स्कूल बनाया, जिसको इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कंटेनर स्कूल या एक हट स्कूल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था कि जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, जो हमारे आइडियाज़ जो हैं वो फ्लॉप क्यों होते हैं? वो ये है कि हम लोगों ने हमेशा से जब फ़ोकस कर लेते हैं कि हम लोगों ने किसी एक काम को चलाना है, पहले दिन से हम उसमें अपनी पूरी या तो एफ़र्ट ही उसमें पूरी नहीं करते, हम इसमें कह लें कि वो करने की कोशिश करते हैं,
अपना, मैं उसके लिए अब क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि हम लोगों ने उस पर फुली फोकस होता है हमारा पैसे पे, उस पे ना तो हमारी वो वाली स्ट्रगल होती है और ना हम उसमें कोई कोशिश करते हैं ऐसा कोई जदीद आइडिया लाने की कि हम जिसके इनकम जिससे हम पैसा जनरेट कर सकें। हमारा आइडिया चूंकि बिजनेस आइडिया से टोटली डिफरेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने इस स्कूल को, अपने ईओटीयू फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट है, इसको हमने बिजनेस आइडिया के साथ अटैच किया। वो क्या था कि हमने बजाय लोगों के पास जाने के 10-10 रुपए, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए उनसे डोनेशन मांगने की बजाय, हमने पहले दिन से ही, 8 साल पहले की ये बात कर रहा हूँ, हमने पहले दिन से ही इसको अटैच कर दिया था एक बिजनेस आइडिया के साथ। वो बिजनेस आइडिया क्या था? वो था बेक एंड सेल। हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में डिफरेंट स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाके हम बेक एंड सेल के नाम से स्टॉल्स लगाते थे। उनसे हम जो होममेड फूड वो लेके जाते थे, घर से खाने पीने की चीजें बना के लेके जाते थे। हम उधर जो लोकल बिजनेस था जिसमें कोई चावल वाला, दही बल्ले वाला, गोलगप्पे वाला, बिरयानी वाला, बारबेक्यू वाला, इनको हम लेके जाते थे साथ, उनके स्टॉल्स लगवाते थे और उधर हम उसको सेल करते थे, उनसे इनकम जनरेट करते थे, वो हम इन बच्चों की एजुकेशन पे लगाते थे। उसके अब दो फायदे होते थे। एक तो हमें जो है वो हमारा जो एक अनफ जो रिफंड फंड्स जो होते थे वो हमें हमारे लिए जनरेट हो जाते थे। और दूसरा उसका ये फायदा होता था कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो पढ़ रहे होते हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि वो एक तो वो उस बिजनेस आइडिया में भी वो काफी कुछ सीखते थे कि कल को अगर वो किसी फील्ड में किसी इस आते हैं और उनको कोई रेस्टोरेंट चलाना पड़ता है, उनको किसी जगह पे कोई काम करना पड़ता है, किसी वॉलंटियर वर्क करना पड़ता है, उनको कोई मैनेजमेंट सीखनी पड़ती है, तो हर चीज, अब एक एनजीओ ऐसा इदारा होता है जिसमें आप हर चीज सीखते हैं, जिसमें आप टीचिंग सीखते हैं, जिसमें आप अकाउंट्स को हैंडल करना सीखते हैं, जिसमें आप वेब डिजाइनिंग सीखते हैं, जिसमें आप डेवलपमेंट सीखते हैं, जिसमें आपकी काउंसलिंग होती है, आप दूसरों की करियर काउंसलिंग करते हैं, जिसमें आप डिफरेंट आइडियाज पे काम करते हैं। तो एनजीओ एक ऐसा इदारा होता है जिसमें हर तरह की फील्ड जो है वो उसमें। अब इसमें अगर देखा जाए तो हम सब दोस्तों के, हम जो 5 दोस्त हैं, हम लोगों के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स थे वो भी इसी चीज पे थे। अब मैं बाय प्रोफेशन में लॉयर हूँ, लेकिन मेरी जो इसमें अपना मेरा मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में जब ये स्टार्ट किया था हमने, तो मैं उस वक्त एलएलएम कर रहा था, तो मैंने अपना जो फाइनल थीसिस था मेरा एलएलएम का, मैंने उसको ही कन्वर्ट कर दिया था इसमें। वो सीएसआर था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो माशरे में बेहतरी आएगी। इसी तरह से हमारा एक दोस्त जो है वो को फाउंडर है यूटीयू फाउंडेशन का, माजिद, वो इस वक्त इटली में वो डाटा साइंस में मास्टर कर रहा है। तो वो उस वक्त स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, इसमें कंप्यूटर साइंस में। उस वक्त उसने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही उसने इसको एज अपना प्रोजेक्ट ले लिया और उसने इसकी वेबसाइट और एप्लीकेशन फाउंडेशन की डेवलप की। इसी तरह जो हमारे बच्चे थे उसमें सिविल टेक्नोलॉजी में, उन बच्चों ने हमारे लिए जो बिल्डिंग के मैप तैयार किया, और हमने अपना पहला स्कूल जो है वो गुजरात में बुटर गांव है एक शादीवाल के पास, हमने पहला स्कूल अपना उधर बनाया। तो वो सारा वो बिल्डिंग मैप वो उन्होंने वो, तो यानी बात करने का ये मतलब है कि इसमें अगर जो जो स्टूडेंट्स हैं इनको अगर स्टार्ट में ही यूनिवर्सिटी में ही इनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाए तो हम बहुत ज्यादा अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, जिससे मुल्क तरक्की करेगा, बजाय इसके कि हम लोग डिग्रियां लेके अपने घरों में बैठ जाएं। जी थैंक यू सो मच अदील, और आपने बहुत अच्छा कवर अप कर लिया। और ईटो का एक जो पैगाम है या एक जो इनिशिएटिव है बहुत से लोगों के लिए एक एग्जांपल है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सब कैंडिडेट हो चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक के बारे में कुछ रिसर्च मैंने भी की थी, उसमें मैं 2-3 मिनट ही लूँगा। ओके, सबसे पहले तो टॉपिक में पाकिस्तान के स्टार्टअप से रिलेटेड जो मुश्किलें थी और उनका सोल्यूशन था, वो हमने अपने पर्सनल ओपिनियन ज़रूर शेयर किए हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी जो गवर्नमेंट लेवल पे होनी बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज ये सारा चेंज उसी लेवल से ही आएगा। कुछ चीज़ें उसके बारे में भी डिस्कस ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसको एक पैटर्न से अगर देखा जाए,
तो उसके बारे में भी ज़रूरी है। और आई थिंक फरहान जो है, फरहान भी इस चीज़ को एक अच्छा कवर अप करेंगे। सो फरहान पहले आएंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। सो फरहान, इट्स अप टू यू। और गाइस आई नो 10:30 हो चुके हैं, लेकिन आपके कुछ मिनट और लगेंगे बिकॉज जो बीच में इंटरनेट इश्यूज आए हैं उनको कवर करना है हमने। थैंक यू फरहान, इट्स ओवर टू यू। सर 11:30 हो रहे हैं। जी जी अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरहान। बहुत शुक्रिया गौर भाई टाइम देने के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तो मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ और एसईओ एक्सपर्ट हूँ। वास्कैंट में एक छोटा सा अपना सेटअप है, सॉफ्टवेयर हाउस है, और 4-5 साल से जो है ये काम मैं कर रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ। तो मैं ज़रा ई कॉमर्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार हैं और ऊपर से कोविड का दौर गुजरा है, तो हर बंदे की यही कोशिश है कि वो अपने बिजनेस को जो है वो ऑनलाइन पे लेके आए ना। तो कोविड के दिनों में हमारे पास भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आए हैं, आउट ऑफ कंट्रीज भी, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस जो है वो हुआ है। तो उससे लेकर तो जो यंग नस्ल जितनी भी है हमारे जवान लड़के, उनकी कोशिश यही थी कि वो ई कॉमर्स की तरफ आए। तो एक नुमान भाई ने प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, स्टार्ट किया है, सॉरी, ESTP के नाम से। तो उसके अंदर जो है वो जो नौजवान नस्ल जितनी भी है उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें सिखा रहे हैं, SEO से रिलेटेड चीज़ें सिखा रहे हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें सिखा रहे हैं। तो इन्होंने मेरे साथ भी डिस्कस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि मैं भी इनकी इस ESTP की फील्ड का हिस्सा हूँ, उसके अंदर मैं अपना हिस्सा थोड़ी आवाज डाल कट रहा रही है। हूँ। सॉरी, ये इंटरनेट का इशू है एक्चुअली। अब क्लियर है, आवाज़ क्लियर है जी मेरी? फरहान, जी जी फरहान बोले। जी आप बोलें बोलें। अच्छा, मैं बता रहा था कि ESTP जो नुमान भाई ने स्टार्ट की है, मैं भी वाकई से हूँ। तो नुमान भाई ने ये बताया था कि नौजवान नस्ल हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम सिखा रहे हैं, जिसमें अभी मैडम फितरत हैं जो एडवर्ड्स का कोर्स करवा रही हैं, और उसके अंदर जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है उन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ और नौजवान नस्ल जो है वो इस चीज़ को जो है वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रही है। और तो फरहान आप बोलें, आपका माइक म्यूट हो गया। एक्चुअली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, जिससे वाईफाई जो है म्यूट किया है। नुमान भाई अगर आप कवर अप कर सकते हैं फरहान को तो प्लीज। अब आ रही है आवाज़? मौजम काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। यस फरहान, आपका इंटरनेट हेलो, नहीं सही, आपका आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अब भी नहीं क्लियर आ रही? अब ठीक है, प्लीज जरा जल्दी वाइंड अप कर दें। जी जी, मैं ज़रा ESTP के बारे में बता रहा हूँ। अपनी कंपनी का मैंने बता दिया है कि वो मीडिया आइकन जो है मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है वाकैंट के अंदर। ESTP जो नुमान भाई ने स्टार्ट की है, इसके अंदर ये जो नौजवान नस्ल हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करवा रहे हैं, और उसके अंदर इन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्ड जो मैम की तरफ से भी बताया है वो इनको सिखा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक नौजवान नस्ल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो बेरोज़गार हैं और जो जो है गवर्नमेंट की तरफ से जॉब नहीं मिल रही और वो अपना जो है वो रोज़गार स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये। थैंक यू सो मच फरहान। और गाइस जैसे नुमान भाई ने पहले बताया था कि ESTP आपको फ्री में स्किल सिखा रही है। और जो कोई पेड है वो बहुत थोड़ा पेड है, लाइक बहुत मिनिमम कॉस्ट है उसकी। अगर आप लोग फ्री हैं तो अपनी स्किल को इम्प्रूव करें और ज़रूर ESTP के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए होम बेस्ड अर्निंग की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच फरहान। ओके, टाइम बिल्कुल ओवर हो चुका है और आखिरी 3-4 मिनट मैं लेता जाऊंगा बिकॉज
इकोनॉमी के बारे में एक बात करनी बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज ये सारी बात उधर से शुरू होती है। और अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चा ऐसा है या 1.5 करोड़ आबादी ऐसी है जिनकी एज 30 साल से कम है। और पाकिस्तान में तकरीबन 21 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, लेकिन 2025 तक वो एक्सपेक्टेड है कि वो मिडिल क्लास की लाइन से निकल के अपर क्लास तक जा सकती हैं। लेकिन उनके लिए उनको इंटरनेट का और स्टार्टअप का या एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया होना बड़ा ज़रूरी है। चूँकि 3G 4G पाकिस्तान में बिल्कुल कुछ साल पहले या 7-8 साल पहले ही आया है, तो इस वजह से लोगों को भी इंटरनेट की दुनिया का एक अच्छा यूज़ करना या उसका एक फ़ायदेमंद यूज़ करना नहीं आया। सो इस चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। लोग नेगेटिव यूजेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं बजाय कि एक पॉजिटिव यूजेज की तरफ जाने पे। बट स्टिल बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जैसे एयरलिफ्ट है, दराज है, क्रीम है, फूड पांडा है, बहुत से और स्टार्टअप हैं जिन्होंने जिनके फाउंडर्स ने इस चीज़ को अच्छी तरह यूज़ किया है और एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जाने की कोशिश की है। अपनी मिडिल क्लास की लाइन को कवर अप करके वो एक अपर क्लास की लाइन में अब जा चुके हैं। सो वेंचर कैपिटलिस्ट ने इसमें आगे बात हुई थी कि वेंचर कैपिटलिस्ट का इसमें क्या रोल है, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और फंडिंग के बगैर स्टार्टअप्स जो हैं वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते। और पहले भी ये बात हुई है कि जो लोकल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। और जैसे जैद ने कहा था कि इंटरनेशनल फंडिंग बहुत कम है या वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत कम है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो लोकल हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं और वो उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो रिस्क कम है। लेकिन क्योंकि स्टार्टअप ज़्यादा रिस्की हैं तो इस वजह से उनको फंडिंग कम मिलती है या एक हायर इक्विटी पे फंडिंग मिलती है या लो फंडिंग मिलती है, जिसकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। लेकिन स्टिल पाकिस्तान में एक स्टार्टअप का जो रुझान है वो काफ़ी अच्छा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2030 तक उन कंट्रीज में होगा जिन जो कि एशिया को एंटरप्रेन्योरियल के इकोसिस्टम में काफ़ी लीड करेंगे। लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन 122nd पोजीशन आउट ऑफ 137 कंट्रीज। और पाकिस्तान एक उसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2017 तक या 2017 में मैं बोलूँ तो सिर्फ 9 स्टार्टअप्स ऐसे थे जो एक अच्छी कैपिटल अमाउंट के साथ ग्रो किए थे। और उसके मुकाबले में अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ 2017 में अगर पाकिस्तान में 9 स्टार्टअप्स थे तो इंडिया में 790 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे जिनकी फंडिंग एक अच्छे लेवल पे थी। नाइजीरिया जैसी कंट्री जो कि एक बहुत बैकवर्ड कंट्री है, उनके 34 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे और आज वो स्टार्टअप्स जो हैं उनके 34 में से अराउंड 23 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो उनकी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो स्टार्टअप जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म अदा करते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमी में। और ये डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में नहीं है। इसकी वजह इसकी वजह यही हो सकती है कि गवर्नमेंट के लेवल पे इसको एक अच्छे तरीके से ओवरकम नहीं किया जा सका। तो क्या ऐसा किया जाए पाकिस्तान में कि इस चीज़ को पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ओवरकम करें। मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसका पहला स्टेप ये हो सकता है कि डिज़ाइन एनेबलिंग पॉलिसीज़ हों और फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब जो डिज़ाइन एनेबलिंग पॉलिसीज़ है वो आप कह सकते हैं कि जैसे आगे मोहसिन भाई ने भी काफ़ी लॉन्ग इंट्रोडक्शन दिया है टेक से रिलेटेड। तो वो यही है कि वन स्टॉप शॉप हो, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे स्टार्टअप्स जो हैं या लो लेवल या नए नए बिजनेसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हो सके कुछ मिनट्स में। इंडिया में अगर कोई स्टार्टअप रजिस्टर्ड करना चाहता है तो वो विद इन 10 to 15 मिनट में अपना स्टार्टअप रजिस्टर्ड कर सकता है और उसको 3 साल की टैक्स में एग्जाम्पशन भी दी जाती है। और उसके साथ साथ वो जो अपना 3 साल के बाद अपना टैक्स जमा कराना है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू टैक्स दे सकता है। लाइक इंडिया का एक स्टार्टअप है जो बिल्कुल हमारे GPO की तरह है। अब उनका जो वो स्टार्टअप है वो
हर चीज़ की डिलीवरी ऑनलाइन रखता है, और उन्होंने उस स्टार्टअप को अब अपने कंट्री का, जिस तरह हमारा जीपीयू है, आई डोंट नो उनका कौन सा है, उसके साथ एफिलिएट कर रहे हैं कि वो लोकल जो सिटीजन्स हैं उनके लिए हेल्प क्रिएट करे कि वो अपनी डिलीवरीज को ऑनलाइन अपनी डिलीवरीज को डिलीवरी सर्विस के थ्रू रिसीव भी करें और पेमेंट भी ऑनलाइन करें। सो ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इस पे एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टार्टअप फंडिंग की बड़ी बात हुई है, जैसे मैंने भी किया है कि वेंचर कैपिटलिस्ट का इंटरनेशनल लेवल से पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें इकोनॉमी को एक रोबस्ट किस्म का डेवलपमेंट एक रोबस्ट किस्म की डेवलपमेंट मिलती है, बिकॉज डॉलर आते हैं, आपकी कंट्री में इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपके स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं, वो आगे से और क्या कहते हैं इनकम जनरेट करते हैं। सो वो एक इकोनॉमी को स्टेबलाइज की तरफ लेके जाते हैं। कल्चर जो है लोकल कल्चर, उसमें टैलेंट हंट का बड़ा मसला है गवर्नमेंट लेवल पे। लाइक गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा टैलेंट एक्विजिशन प्रोग्राम नहीं है, सवाए एक दो एनआईसी को या प्लान 9 को या एक दो और को छोड़ के, जो कि स्टार्टअप्स को एक या उनके फाउंडर्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हुए और उनके स्टार्टअप को समझते हुए उनको हेल्प करे। यूनिवर्सिटी लेवल पे हर साल तकरीबन 3 लाख बच्चा पाकिस्तान से ग्रेजुएट होता है। इसी तरह जो ट्रेनिंग स्किल इदारे हैं उनमें से तकरीबन 3.25 लाख बच्चा हर साल ग्रेजुएट होता है। सो 6.25 लाख बच्चों में से बिल्कुल मिनिमम से, या आप कह लेंगे कुछ हज़ार या कुछ 100 बच्चे जो हैं हर साल सेलेक्ट होते हैं जो कि टॉप लेवल पे आते हैं। बाकी सब जो हैं वो जॉब की तरफ जाते हैं या फैमिली बिजनेसेस की तरफ जाते हैं, जिनमें से मोस्टली को जॉब नहीं मिलती या फैमिली बिजनेसेस को सही तरह संभाल नहीं पाते। तो इसलिए उनको एक ऐसा कल्चर उनके लिए क्रिएट करना पड़ेगा कि वो न्यू स्टार्टअप्स की तरफ आएं और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की तरफ जाएं। अब इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके साथ एफिलिएशन करके हर यूनिवर्सिटी के, जैसे इंडिया की एक एग्जांपल हम लेते हैं, इंडिया के गवर्नमेंट लेवल पे एफिलिएशन है उनकी तकरीबन 1000 के अराउंड इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिनमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और ट्रेनिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट्स हैं, जो वहाँ पे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह के स्किल सिखाते हैं जो कि आगे उनको एक बिजनेस में काम आए, और फिर वो उन बच्चों को आगे अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो बिजनेस करें और गवर्नमेंट जो है उसमें इन्वेस्ट करे, और यहाँ गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल से कुछ फंड रेजिंग करती है जो कि उनमें इन्वेस्ट की जाती है, उन स्टार्टअप्स में या उन बच्चों में, और फिर इस तरह वो इकोनॉमी को देखते संभालते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और ये रुझान आज हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो कल को कोई और कर पाएगा, वरना जैसे एयरलिफ्ट क्लोज हुई है, बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो क्लोज हो सकते हैं, और एयरलिफ्ट के अलावा भी 2-3 क्लोज हुए हैं, लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए। थैंक यू। नुमान भाई आप वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको क्लोज करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया, और गौर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह इतने अच्छे प्रोफेशनल लोगों के साथ हमें मिलाया, और होपफुली कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमारे इस तरह के सेशंस होते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सबका, बहुत शुक्रिया। नुमान भाई आपका भी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।